वेलकम टू कहानी यूनिवर्स। यहाँ हम फैंटेसी सिस्टम और कल्टीवेशन नॉवेल्स को हिंदी में समझते और एक्सप्लोर करते हैं। प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और ट्विस्ट, सब कुछ क्लियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए है। नॉवेल के सभी कॉपीराइट्स उनके असली क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के पास हैं। हम कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर किसी राइट्स होल्डर को इश्यू हो, हम कंटेंट को रिमूव या मॉडिफाई कर देंगे। अपनी वर्तमान स्थिति में उपयोग नहीं कर सकते। क्या मैं पहले से तैयारी नहीं कर सकता? शायद किसी दिन मेरा हाथ ठीक हो जाएगा और आप भूल गए। अब आप इसे स्मार्ट आवाज से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 तैयार करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक के लिए 6 या 7,000, यानी 2 के लिए 10,000 से अधिक। क्या बर्बादी है? दूसरा आपके लिए है। अगर मैं स्मार्ट वॉयस फोन का उपयोग कर रहा हूं और आप अभी भी अपने पुराने जमाने का फोन उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे बीच एक पीढ़ी का अंतर होगा। तुम बहुत भयानक हो। क्या आप थोड़ा और किफायती नहीं हो सकते? क्या तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है? गु यांग ने सिर हिलाया। अगर कार दुर्घटना में मेरा सिर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ होता, तो मुझे लगता है कि मेरे पास काफी पैसा होता। मुझे याद है कि मैं करोड़ों की एक निर्माण कंपनी का बॉस था, लेकिन मैं लंबे समय से काम पर नहीं गया। इस समय सु चेंग को भी अचानक एहसास हुआ। उसका ध्यान हमेशा गु यांग की शारीरिक स्थिति पर था और वह सचमुच भूल गई थी कि यह लड़का भी एक होनहार युवा उद्यमी था जिसकी अखबार में प्रशंसा की गई थी। वह सचमुच अमीर था। सु चेंग को यह नहीं पता था कि हालांकि गु यांग के पास अस्पताल में कुछ निजी सामान थे, जब वह बेहोश थे तो ये केवल विविध वस्तुएं थी जो दुर्घटना के दौरान उनके पास थी। अंदर की बहुमूल्य चीजें बहुत पहले ही ले ली गई थी। ये कार्ड उसने आज ही डाला था। यह उनके ही घर से आया था। जिसके बारे में बात करते हुए इस कार्ड की उत्पत्ति थोड़ी दिलचस्प थी। कार्ड में 1,00,000 युआन एक आश्चर्य था जिसे गु यांग ने पिछले साल यान पिंगपिंग के जन्मदिन के लिए जानबूझकर बचाया था। यान पिंगपिंग को इसे देने का उद्देश्य उसके लिए घूमने फिरने के लिए एक छोटी इलेक्ट्रिक कार खरीदना था। हालांकि यान पिंगपिंग बहुत ही उपेक्षापूर्ण थी, ये सोचकर कि 1,00,000 युआन की इलेक्ट्रिक कार उसकी स्थिति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। वह जो खरीदना चाहती थी वह लगभग 10,00,000 युआन की कीमत वाली मर्सिडीज या BMW थी। इसी बात की वजह से यान पिंगपिंग उससे नाराज रहने लगी थी और उसने कार नहीं खरीदी थी। अप्रत्याशित रूप से इससे इसके बजाय किसी और को फायदा हुआ। ये स्वीकार करने के बाद कि गु यांग एक फोन खरीदना चाहता है, सु चेंग ने भी बात की। फोन रखना अच्छी बात है। इस तरह आप ये भी जान सकते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। वास्तव में हाल ही में हमारे आसपास काफी दिलचस्प चीजें घटित हो रही हैं। कल एक बड़ी खबर है। गु यांग को थोड़ी दिलचस्पी हुई। कौन सी बड़ी खबर? मैं अभी नीचे था और एक डाकू ने मुझे लगभग नुकसान पहुंचाया था। सौभाग्य से कोई अचानक आया और एक बार से डाकू का सिर काट दिया। यह अफसोस की बात है कि मैंने यह नहीं देखा कि वह व्यक्ति कैसा दिखता था। बाद में जब लियू ताओ और अन्य लोग घटनास्थल का निरीक्षण करने आए, तो उन्होंने वास्तव में सोचा कि जिस व्यक्ति ने मुझे बचाया था वह वही व्यक्ति था जिसने यान पिंगपिंग को मार डाला था। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम ब्लैक नाइट बुचर रखा। क्योंकि उन्हें वास्तव में कोई सुराग नहीं मिला, उन्होंने कल समाचार जारी करने और ब्लैक नाइट बुचर मामले को सीधे सार्वजनिक करने की योजना बनाई है और नागरिकों से सुराग प्रदान करने के लिए कहा है। यदि कल आपके पास फोन है तो आपको इंटरनेट पर सर्फ करने और उत्साह देखने में भी सक्षम होना चाहिए। लियू ताओ और अन्य लोग उस ब्लैक नाइट बुचर को पकड़ने के लिए कृतसंकल्प हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस जैसे व्यक्ति का होना काफी अच्छा है। क्या उसने उन दोनों लोगों को नहीं मारा जो मरने के योग्य थे? यह अफसोस की बात है कि मेरे पास क्षमता या साहस नहीं है। अन्यथा मैं भी एक महिला ब्लैक नाइट बुचर बन जाती और न्याय की रक्षा करती। ये सुनकर गु यांग जोर जोर से हंसने लगा। ओह कृपया इसे भूल जाओ। बस ईमानदारी से मेरे लिए चाय और पानी लाने का काम करो। आप लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं। मुझे आपसे नफरत है। कुछ और शब्द कहने के बाद सु चेंग चुपचाप गु यांग के लिए बारबेक्यू खरीदने के लिए नीचे चला गया। इस समय गु यांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और धीरे से मुस्कुराया। ब्लैक नाइट बुचर, ये नाम थोड़ा अप्रिय है। अगर मुझे पता होता कि वे इसे अखबार में प्रकाशित करेंगे तो मुझे उसी समय दीवार पर कुछ शब्द छोड़ देना चाहिए था और खुद को एक अच्छा नाम देना चाहिए था, स्पाइडरमैन, आयरन मैन या बैटमैन जैसा कुछ। कम से कम तुरंत तो यह न्याय से परिपूर्ण लगना चाहिए। आखिर यह ब्लैक नाइट बुचर क्या है? यह कोई बड़ा खलनायक या विकृत व्यक्ति लगता है। यह बहुत अप्रिय है। लगभग 1 घंटे के बाद सु चेंग हौंकते हुए वापस लौटा। वह बारबेक्यू के बड़े और छोटे बैग ले जा रही थी। इसकी गंध लियू ताओ द्वारा पहले लाई गई गंध से बेहतर थी और यह अधिक प्रचुर मात्रा में भी थी। इतना कुछ खरीदना जरूरी था क्या? निश्चित रूप से यह आवश्यक था। आपने कहा था कि आप बहुत अमीर हैं। मुझे आपके भोजन पर मुफ्त खर्च करना होगा और जब तक संभव हो अच्छा खाऊंगा। अन्यथा एक बार जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं अब आपको धोखा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, जब तक खा सको खाओ, जितना चाहो खाओ, ठीक है। सु चेंग ने मेज के पास बारबेक्यू फैलाने के बाद अपने बाएं हाथ से एक सीख खाए और गु यांग को अपने दाहिने हाथ से खाना खिलाने के लिए उसके मुंह पर एक कटार रखा, दोनों हाथों से काम करते हुए बेहद व्यस्त। अपना पेट भरने के लिए 2 सीख खाने के बाद सु चेंग ने फिर से अपना बैग खोला और 2 बक्से निकाले। ये असल में Xiaomi फोन के लेटेस्ट मॉडल थे। सु चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने दूसरों से सुना है कि Xiaomi फोन पैसे के लिए सबसे अच्छा मूल्य रखते हैं। एक 5,000 युआन 6 या 7,000 युआन कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है। यह आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है और आपके कई हजार युआन भी बचा सकता है। यदि गु यांग अब अपना हाथ उठा सकता है तो वह निश्चित रूप से उसे अंगूठा देगा। वह पैसे बचाने में बहुत अच्छी थी। इसके तुरंत बाद सु चेंग को कुछ और याद आया और वह फोन स्टैंड लेने के लिए जल्दी से अपने नर्स स्टेशन पर वापस भागी। उसने फोन स्टैंड को सीधे बिस्तर के किनारे से चिपका दिया और नया खरीदा हुआ फोन उस पर लटका दिया। गु यांग अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था और फोन स्क्रीन देखने के लिए बस अपना सिर थोड़ा सा झुका सकता था। सु चेंग द्वारा इसे सेट करने के बाद उसने अपना नया फोन चालू किया। देखो ये कितना बढ़िया है। मैंने फोन यहाँ रखा है और आप बस स्क्रीन देख सकते हैं। फिर आप वीडियो स्क्रॉल करने, मूवी देखने और कॉल करने के लिए ध्वनि नियंत्रण का उपयोग कर सकते हैं। चीजें सेट करने के बाद सु चेंग ने अपने लिए खरीदा हुआ फोन उठाया, लेकिन वह उसे रख नहीं पाई। अपने हाथ में नया फोन हिलाने के बाद उसने गु यांग से कहा, मैंने भी आपके जैसा ही मॉडल खरीदा था, लेकिन मैंने आपके पैसे खर्च नहीं किए, आप जानते हैं। गु यांग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तो फिर तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? तुमने अपनी माँ के खाने के पैसे तो खर्च नहीं किए। पाह, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। डीन ने देखा कि मैं कितनी लगन से काम कर रहा था, अनिवार्य रूप से यहाँ एक देखभालकर्ता का काम कर रहा था और व्यक्तिगत रूप से मुझे 10,000 युआन का विशेष इनाम दिया।
तुम मेरी नकद गाय हो। ये सुनने के बाद गुयांग को राहत महसूस हुई। ठीक है, ठीक है। क्या आप कृपया केवल मांस खाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते? कुछ सब्जियां भी खाएं। और सारी सब्जियां मेरे मुंह में क्यों ठूस रहे हो? क्या मैं मांस खाने के लायक नहीं हूं? आप नहीं समझे, बाहर का मांस संश्लेषित मांस है, यह स्वास्थ्यकर है। अधिक सब्जियां खाएं, ये ठीक होने में मदद करता है। दफा हो जाओ। जब आप अभी इसे खरीदने गए थे तो आपने मुझे स्पष्ट रूप से बताया था कि आप इस दुकान के बॉस को जानते थे और सामग्री बहुत स्वस्थ थी। फिर मुझे अब जोड़ना होगा, ये केवल अपेक्षाकृत स्वस्थ है। अध्याय -17 पूरे नेटवर्क में वांछित 2 लाख। भरपेट खाने पीने के बाद सु चेंग चेंग ने हाथ बढ़ाया और कहा, देर हो रही है, मुझे कुछ देर सोना है। मुझे कल ड्यूटी पर जाना है। गुयांग ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम अगले कमरे में सो सकते हो। मेरे यहाँ एक कमरा खाली है। हे, मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। अपने फोन पर बहुत देर तक मत खेलना। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद सु चेंग चेंग सोने के लिए बगल के खाली कमरे में चले गए। जहां तक गुयांग का सवाल है, आखिरकार उसे अपना फोन वापस मिल गया। स्वाभाविक रूप से उसे पहले इंटरनेट पर सर्फ करना पड़ा। ये कहा जाना चाहिए, उनके बारे में ऑनलाइन बातें हाल ही में काफी लोकप्रिय रही हैं। वह अब ऑनलाइन युद्ध के शुद्ध प्रेम देवता की नई पीढ़ी बन गया है। कई ब्लॉगर उनके पक्ष में बोलने के लिए सामने आए हैं। बहनों, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। ऐसा क्यों है कि जिस आदमी से तुम प्यार करती हो वह अब तुम पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है? ये यान पिंग पिंग जैसे कचरे के कारण है जिसने हम छोटी परियों की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया। उसने अकेले ही अगले कुछ दशकों तक हमारे लिए रास्ता रोके रखा। ये वास्तव में गुयांग इस अच्छे आदमी के लिए दयनीय है। मैंने जानकारी की जांच की है, वह काफी सुंदर है, अच्छी शिक्षा प्राप्त है, शून्य से शुरुआत की है और एक सफल उद्यमी है। मुझे नहीं पता कि यान पिंग पिंग के दिमाग में क्या कमी थी कि उसने धोखा देना चुना। भले ही आप धोखा दें, लोगों के जीवन को नुकसान न पहुंचाएं, ये बहुत घृणित है। क्या आप जानते हैं कि गुयांग किस अस्पताल और वार्ड में है? मैं उससे टकराने का रास्ता खोजना चाहता हूं। अब उसका दिल टूट गया है, यह उसकी कमजोरी का फायदा उठाने का एक शानदार मौका है। तुम्हारे पास बात है, स्थान पता करने के बाद मुझे भी बताओ, हम साथ चलेंगे। दीदी, क्या आप गंभीर हैं? क्या आप एक साथ एक प्रेमी की तलाश कर सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि आपका सामाजिक अनुभव सही है, बहन। आप नहीं जानते कि एक आदमी के लिए थरीसम कितना बड़ा प्रलोभन होता है। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूं, गुयांग को जाने दीजिए। एक ईमानदार व्यक्ति ने क्या गलत किया? ऐसा लगता है कि वह अब लकवाग्रस्त हो गया है। तुम वेश्याएं गुयांग को परेशान करने के बारे में सोचती भी नहीं हो। इस बार हम पुरुष हमवतन लोगों को भी एकजुट होना होगा और इन सड़ी गली महिलाओं को दोबारा अपने हमवतन लोगों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देनी होगी। ये सही है, गुयांग की रक्षा करो, वेश्याओं को उखाड़ फेंको। कुछ ब्लॉगर्स ने गुयांग के लिए प्रार्थना करते हुए सक्रिय रूप से वीडियो भी पोस्ट किए और पैसे भी दान किए। हालांकि ये पैसा कहां गया? मुझे ये क्यों नहीं मिला? लानत है, भले ही आप केवल ट्रैफिक प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, आपको कम से कम कुछ तो करना चाहिए। क्या यह मुफ्तखोरी नहीं है? जब मैं वीडियो पोस्ट कर सकूंगा तो मैं आप मुफ्तखोरों के बदसूरत चेहरों को एक एक करके उजागर करूंगा। वह बहुत लंबे समय से ऊब गया था, इसलिए अपने फोन पर खेलने में सक्षम होना गुयांग के लिए एक दुर्लभ भावुक अनुभव था। इससे पहले कि उसे पता चलता, वह भोर तक खेल चुका था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी शारीरिक फिटनेस में सुधार हुआ था, उन्हें ज्यादा नींद नहीं आती थी। ठीक सुबह 9 बजे के समाचार समय पर गुयांग ने तुरंत आज का शीर्षक देखा, जिसमें लियू ताओ स्वयं उपस्थित थे। इस समय लियू ताओ ने एक मानक प्रवर्तन ब्यूरो की वर्दी पहनी हुई थी और सीधे कैमरे के सामने बैठा था। उनकी अभिव्यक्ति सख्त थी और उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। नमस्कार साथी नागरिकों, मैं शहर के प्रवर्तन ब्यूरो के आपराधिक जांच प्रभाग का कप्तान लियू ताओ हूं। हाल ही में हमारे शहर में 2 बेहद जघन्य हत्याकांड हुए हैं। हत्यारे को अस्थायी रूप से हम ब्लैक नाइट बुचर के रूप में संदर्भित करते हैं। कल से एक रात पहले देर रात पीड़िता यान पिंग पिंग की उसके घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। तरीके बेहद क्रूर थे और कल देर रात अस्पताल के सामने पार्क में एक और नागरिक की दुखद मौत हो गई। ब्लैक नाइट बुचर का अस्तित्व हमारे शहर की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। वह कानून की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से दूसरों को जीवन से वंचित करता है। हमें उसे यथाशीघ्र न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। लियू ताओ की आंखों में गुस्सा और दृढ़ संकल्प प्रकट हुआ। अब हम जनता से सुराग मांग रहे हैं। जब तक आपके द्वारा प्रदान किया गया सुराग हमें ब्लैक नाइट बुचर को सफलतापूर्वक पकड़ने में मदद करता है, आपको 200,000 युआन का इनाम मिलेगा। लियू ताओ ने प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए अपनी आवाज उठाई। यह आंकड़ा सुनकर गुयांग, जो समाचार देख रहा था, ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। हे भगवान, ये सचमुच उदार है। केवल एक संदिग्ध सुराग प्रदान करके यदि यह सफल होता है तो आप मुफ्त में 200,000 युआन कमा सकते हैं। प्रवर्तन ब्यूरो का फोन शायद अब फूटने वाला है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपके आसपास कोई संदिग्ध है? सबसे पहले, ब्लैक नाइट बुचर के तरीके बेहद साफ और कुशल हैं। हम अनुमान लगाते हैं कि संदिग्ध की शारीरिक फिटनेस निश्चित रूप से सामान्य लोगों से कहीं अधिक है। इसलिए यदि आपको अलौकिक शक्ति और चपलता वाला कोई व्यक्ति मिलता है जो अजीब व्यवहार करता है और अक्सर देर रात में दिखाई देता है, तो हर किसी को सतर्क रहना चाहिए। दूसरे, अपराध स्थल पर हत्यारे ने कोई स्पष्ट निशान नहीं छोड़ा, जो इंगित करता है कि वह सावधानीपूर्वक है और उसके पास मजबूत तोहीरोधी क्षमताएं हैं। यदि कोई जानबूझकर अपना ठिकाना छुपाता है और अपने कार्यों के बारे में गुप्त है, तो कृपया उस पर भी नजर रखें। हम अपने शहर की शांति और हर किसी की सुरक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक से आग्रह करते हैं कि वे अपने आसपास की असामान्य स्थितियों पर सक्रिय रूप से ध्यान दें। एक बार जब आपको कुछ भी संदिग्ध मिले तो कृपया तुरंत हमारी रिपोर्टिंग हॉटलाइन पर कॉल करें। आइए हम जल्द से जल्द ब्लैक नाइट बुचर को पकड़ने और शहर में शांति बहाल करने के लिए मिलकर काम करें। समाचार प्रसारण यहीं समाप्त हो गया। गुयांग को स्वीकार करना पड़ा कि समाचार स्क्रिप्ट अच्छी तरह से लिखी गई थी और ईमानदारी दिखाते हुए दिया गया इनाम भी बहुत उदार था। इस समाचार वीडियो के जारी होने के बाद इसे तुरंत प्रमुख स्व मीडिया आउटलेट्स द्वारा संपादित और पुनः संसाधित किया गया और विभिन्न वीडियो वेबसाइटों पर पोस्ट किया गया, जिससे तुरंत प्रमुख वीडियो वेबसाइटों की सुर्खियां बन गईं। गुयांग ने देखने के लिए एक वीडियो वेबसाइट खोली। ब्लैक नाइट बुचर की उपस्थिति शांत पानी में बम फेंकने जैसी थी और इंटरनेट तुरंत विस्फोट हो गया। कई नागरिक बहुत डर गए और एक के बाद एक कोसने लगे। धिक्कार है, इस तरह का व्यक्ति निश्चित रूप से एक मानसिक रूप से विकृत पागल है, जिसके माता पिता बचपन से ही दुखद रूप से मर गए और जिसने अनगिनत छोटी मोटी परेशानियां झेली। मैं अक्सर इसे टीवी पर देखता हूं। इस तरह का व्यक्ति समाज के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए हत्या करता है। हे भगवान, इतना भयानक व्यक्ति मेरे आसपास कैसे मौजूद हो सकता है? मैं पहले से ही डरपोक हूं और अब शायद मैं रात में बाथरूम जाने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा।
ये बहुत ज्यादा है, बहुत अहंकारी है। 2 दिन में 2 लोगों की हत्या करना, क्या हर रात एक व्यक्ति की हत्या करना उसका पैटर्न है? फिर आज रात फिर कोई मरने वाला है। बात करना बंद करो, मैं अब छुट्टी ले रहा हूँ। ये घटिया नौकरी इसके लायक नहीं है। अपनी जान बचाने को प्राथमिकता देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि प्रवर्तन ब्यूरो इस दुस्साहसी पागल को जल्द ही पकड़ लेगा और उसे मौके पर ही गोली मार देगा, अन्यथा मेरा दिल धड़कता रहेगा और मैं चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। हाँ हाँ, जिस किसी को कोई सुराग पता हो उसे शीघ्रता से बताना चाहिए। भले ही यह सच हो या झूठ, हर संभव सहायता प्रदान करें। अगर यह काम करता है तो आप 200,000 युआन भी कमा सकते हैं। इसका जिक्र मत करो, मैंने अभी अपने पति को इसकी सूचना दी है। ये बहुत बढ़िया है। क्या आपका पति ब्लैक नाइट बुचर है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन वह परसों रात को घर नहीं आया। मैं पहले उसकी रिपोर्ट करूंगी और देखूंगी, अगर वह आएगा तो मैं कुछ पैसे कमा सकती हूँ। ये समझ में आता है। मेरे पति घर पर हैं और मैं उन्हें भी रिपोर्ट करूंगी। दोष लेने के लिए उसे गिरफ्तार करना ही सबसे अच्छा है, ताकि मुझे संपत्ति पूरी तरह से विरासत में मिल सके और मैं 200,000 युआन भी कमा सकूं। हे भगवान, जब निर्दयी होने की बात आती है तो इसमें आप छोटी परियों का होना जरूरी है। हर कोई ब्लैक नाइट कसाई को कोस रहा था, काश वे उसके 18वीं पीढ़ी के पूर्वजों को भी कोस सकते। लेकिन जनमत का ये तूफान ज्यादा देर तक नहीं चला। उन्होंने ब्लैक नाइट बुचर को श्राप इसलिए दिया क्योंकि उन्हें पूरी कहानी समझ में नहीं आई थी। प्रवर्तन ब्यूरो की घोषणा में पीड़ितों की वास्तविक पहचान का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन अफवाहें ऑनलाइन तेजी से फैली और जल्दी ही खारिज भी कर दी गईं। जल्द ही कोई बोलने के लिए बाहर आया। हर कोई कोसना बंद करो, ब्लैक नाइट बुचर बिल्कुल भी बुरा व्यक्ति नहीं है, इसके विपरीत वह एक महान नायक है। क्या आप जानते हैं कि उसने जिन 2 लोगों को मारा वे कौन हैं? जब ये बुलेट टिप्पणी सामने आई तो इसने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उस व्यक्ति ने आगे कहा, मैं आपको बता दूं, उसने जिन 2 लोगों की हत्या की उनमें से पहला यान पिंगपिंग था। हाँ, ये वह कुतिया यान पिंगपिंग है जो बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी है, जिसने हाल ही में अपने पति की कार दुर्घटना का बहाना बनाकर लाखों फॉलोअर्स हासिल किए थे। क्या आपको लगता है कि वह मरने लायक थी? ब्लैक नाइट बुचर द्वारा मारा गया दूसरा व्यक्ति एक खलनायक था जिसने एक छोटे से बगीचे में एक महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था। क्या आपको लगता है कि वह मरने के लायक था? ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? वह एक महान व्यक्ति होना चाहिए। भले ही मुझे पता हो कि ब्लैक नाइट बुचर अब मेरे सामने है, फिर भी मैं उसकी शिकायत कभी नहीं करूंगा। ये सही है, सब लोग गुमराह न हों। जब तक आप एक जघन्य खलनायक नहीं हैं, आप रात में साहपूर्वक बाहर जा सकते हैं। ब्लैक नाइट बुचर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे भी अधिक, अब रात में बाहर जाना और भी सुरक्षित है। ब्लैक नाइट बुचर के रहते हुए कौन बुराई करने की हिम्मत करेगा और अपनी जान की भी परवाह नहीं करेगा? हाँ, ऐसा मत कहो, ये प्रवर्तन ब्यूरो के कानून प्रवर्तन अधिकारियों से भी अधिक प्रभावी है। बेशक, यदि प्रवर्तन ब्यूरो आपको पकड़ता है तो आपको अधिक से अधिक कुछ समय के लिए बंद कर देगा, लेकिन अगर यह आदमी आपको पकड़ता है तो सीधे आपका सिर काट देगा। मैं प्रवर्तन ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट पर एक संदेश छोड़ने जा रहा हूं और उनसे कहूंगा कि गिरफ्तारी वारंट को जल्दी रद्द करें। फिर मैं इस नंबर पर कॉल करूंगा और उन्हें लगातार परेशान करूंगा ताकि उनके लिए गिरफ्तारी करना मुश्किल हो जाए। और मेरे पास भी एक रास्ता है। मैं एक डिलीवरी ड्राइवर हूं और प्रवर्तन ब्यूरो अक्सर टेकआउट का ऑर्डर देना पसंद करता है। मैंने अपने सहकर्मियों से पहले ही कह दिया है, आज जिसे भी प्रवर्तन ब्यूरो से आदेश मिले उसमें जुलाब डाल दें ताकि वे बाथरूम से बाहर न निकल सकें। अध्याय 18, वे सभी समानांतर आयातों का एक समूह हैं। इस समय लियू ताओ और गुवान चांगान कार्यालय में बैठे थे। ये सिर्फ वे ही नहीं थे, वे बड़ी संख्या में कानून प्रवर्तन अधिकारियों से घिरे हुए थे, सभी टेलीफोन देख रहे थे। ये सही है, समाचार प्रसारण के बाद ये टिप लाइन घोषित की गई थी। नीचे दिए गए कुछ कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अनिश्चितता महसूस हुई। क्या ऐसा करना वास्तव में प्रभावी होगा? यहाँ तक कि हमें सबूत भी नहीं मिल रहे हैं, वे लोग क्या सुराग दे सकते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांश कॉल केवल घोटाले होंगे। हर कोई थोड़ा भ्रमित और थोड़ा अनिच्छुक भी महसूस कर रहा था। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में मामलों को सुलझाना उनका काम था, लेकिन वे अपना काम पूरा नहीं कर सके और उन्हें आम जनता से मदद मांगनी पड़ी। सही तौर पर यह एक वांछित नोटिस था, लेकिन क्या यह प्रवर्तन ब्यूरो की अक्षमता को भी नहीं दर्शाता है? यदि प्रवर्तन ब्यूरो में हर कोई सक्षम होता तो वे पहले ही हत्यारे को पकड़ लेते। इस तरीके का सहारा क्यों लिया जाए और दहशत फैलाई जाए? लेकिन वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पूरा प्रवर्तन ब्यूरो इन 2 मामलों में 2 दिनों से व्यस्त था और प्रभारी प्रमुख लोग 2 दिनों और रातों तक सोए नहीं थे। लियू ताओ की आंखें इतनी थक गई थीं कि उन पर पांडा की तरह काले घेरे पड़ गए थे। सौभाग्य से उसकी त्वचा पहले से ही काली थी, इसलिए काले घेरे अधिक ध्यान देने योग्य नहीं थे। उन्होंने आह भरी और बेहद थके हुए स्वर में सभी को सांत्वना दी। बहस करना बंद करो, जनता की ताकत हमारी कल्पना से परे है। पिछले रिकॉर्ड में कई मामले जनता की मदद से सुलझाए गए थे। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। जब तक हम हत्यारे को न्याय के कटघरे में ला सकते हैं, तरीका कोई मायने नहीं रखता। कहावत कैसी चलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह काली बिल्ली है या सफेद, जब तक ये चूहों को पकड़ती है, यह एक अच्छी बिल्ली है। उनके बगल में निर्देशक गुवान भी मुस्कुराए और कहा, सभी लोग पहले अच्छे से आराम करें, अपनी ऊर्जा बचाकर रखें। जब बाद में फोन बजेगा तो आप शायद व्यस्त होंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, टेलीफोन बज उठा। डिंग डिंग डिंग, रिंग रिंग। गुवान चांगान मुस्कुराया, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि हम अभी व्यस्त हो जाएंगे। उपस्थित कई कानून प्रवर्तन अधिकारी उत्सुक थे, चाहते थे कि वे तुरंत जाकर संदिग्ध को पकड़ सकें। लियू ताओ ने फोन का उत्तर दिया और दूसरी ओर से एक कठोर पुरुष आवाज आई, क्या आप प्रवर्तन ब्यूरो के लोग पागल हैं? अपना असली काम नहीं कर रहे हैं? हो, मैंने पिछले महीने अपनी साझा बाइक खो दी और आपने अभी तक उसे मेरे लिए नहीं ढूंढा है। इसके बजाय आप किसी ब्लैक नाइट बुचर की जांच में व्यस्त हैं। वह केवल उन लोगों को मार रहा है जो इसके लायक हैं। उसने क्या गलत किया? लियू ताओ ने गहरी सांस ली। सर, आपकी शेयर्ड बाइक के बारे में पिछली बार किसी ने समझाया था कि शेयर्ड बाइक्स कंपनी की निजी संपत्ति हैं, आपकी नहीं। यदि आप भुगतान करते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आप भुगतान नहीं करते हैं तो आपको इसका उपयोग करने का अधिकार नहीं है, भले ही आप इसे घर ले जाएं और इसे बंद कर दें। क्या आप समझते हैं? आप बकवास कर रहे हैं। मेरे द्वारा साझा बाइक पर लगाए गए सभी स्टिकर के बारे में क्या? आप इसका हिसाब कैसे देंगे? और मैंने चेन बदल दी, आप इसका हिसाब कैसे देंगे? क्या ये सब लागत नहीं है? यहाँ तक कि अगर वह बाइक वापस लेना चाहता है तो भी उसे मुझे लागत की प्रतिपूर्ति करनी होगी। लियू ताओ अब इस आदमी के साथ बहस नहीं करना चाहता था और उसने फोन रख दिया। यदि लाइन लगातार व्यस्त रहती तो जो लोग वास्तव में सुराग प्रदान करना चाहते थे वे संपर्क नहीं कर पाते।
उसे गुस्से में अपने दांत भींचते हुए देखकर गुवान चांगान ने उसके बगल में उसके कंधे को थपथपाया। शांत रहो, शांत रहो। हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, कभी कभी अन्याय होना सामान्य बात है। इससे पहले कि लियू ताओ कुछ कह पाता, फोन फिर से बज उठा। उसने इसका उत्तर दिया और वह एक महिला थी, उसकी आवाज में डर का संकेत था। मैं कुछ रिपोर्ट करना चाहती हूँ, मेरे पास एक महत्वपूर्ण सुराग है। मुझे संदेह है कि मेरा पति ब्लैक नाइट बुचर है। ये सुनकर लियू ताओ और कार्यालय के कई कानून प्रवर्तन अधिकारी उत्साहित हो गए। अंततः कोई वास्तविक सुराग? लियू ताओ ने एक छोटी नोटबुक निकाली और नोट्स लेते हुए पूछा। घबराओ मत, अब मुझे वह सुराग बताओ जो तुम्हें पता है। तुम्हें अपने पति पर शक क्यों है? क्योंकि दोनों हत्याओं के समय मेरे पति घर पर नहीं थे। उसका व्यवहार बहुत असामान्य है और जब वह पिछले 2 दिनों में वापस आया तो उसने तुरंत अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। मुझे संदेह है कि उसके कपड़े पीड़ितों के खून से सने होंगे। जैसे ही ये खबर सामने आई, हर कोई बेहद उत्साहित हो गया। लियू ताओ ने कहा, जल्दी अपना पता बताओ, हम उसे गिरफ्तार करने आएंगे। सुराग रिकॉर्ड किया गया और कॉल समाप्त कर दी गई। लियू ताओ तुरंत पलटे और बोले, सब मेरी बात सुनो, चलने की तैयारी करो। जैसे ही हर कोई अपना सामान तैयार कर रहा था, फोन फिर से बज उठा। लियू ताओ ने मन ही मन शाप दिया और फिर उत्तर दिया, मैं कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मुझे संदेह है कि मेरे पिता ब्लैक नाइट बुचर हैं। लियू ताओ तुरंत अवाक रह गए। तुम बच्चे हो, है ना? क्या आप जानते हैं कि यह बहुत गंभीर है और कोई मजाक नहीं है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके बताए मानकों के मुताबिक मेरे पिता बिल्कुल फिट बैठते हैं। उनकी शारीरिक फिटनेस असाधारण है और उनके पास वास्तव में बहुत मजबूत रोधी क्षमताएं हैं। वह सप्ताह के दिनों में हमेशा गुप्त रहता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने समाचार में बताया था। लियू ताओ फिर से घबरा गए। क्या यह असली ब्लैक नाइट बुचर हो सकता है? अपना पता और पहचान प्रदान करें और मैं तुरंत लोगों को भेजूंगा। फोन रखने के बाद लियू ताओ पीछे मुड़े और अपने सामने टीम के सदस्यों से कहा, अब सच और झूठ के बीच अंतर करना कठिन है, लेकिन हमें हत्यारे को भागने देने से बेहतर है कि गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। आइए 2 समूहों में विभाजित हों और प्रस्थान के लिए तैयार हों। तभी दोबारा फोन बजा। लियू ताओ ने दोबारा उत्तर देने से पहले चुपचाप शाप दिया, मेरे पास एक महत्वपूर्ण सुराग है। मेरा बेटा 100% ब्लैक नाइट बुचर है। जल्दी से आओ और मेरे लिए उसे गिरफ्तार करो। मुझे सच में डर है कि आज रात मरने वाला मैं ही होऊंगा या मेरी पत्नी। घबराओ मत, धीरे बोलो। ठीक वैसे ही प्रवर्तन ब्यूरो के फोन एक के बाद एक आने लगे। 2 समूहों में विभाजित होने से लेकर 3 समूहों में विभाजित होने तक, और बाद में प्रति परिवार एक कानून प्रवर्तन अधिकारी होना भी पर्याप्त नहीं था, वहां बस बहुत सारे थे। अतीत में जब समाचार प्रसारण के माध्यम से वांछित नोटिस जारी किए जाते थे तो निवासियों द्वारा प्रदान किए गए कुछ झूठे सुराग होते थे, लेकिन संख्या बहुत कम थी। यह आज जैसा कुछ नहीं था, जहां बिना रुके एक के बाद एक सुराग मिलते रहे। भले ही उन्हें एक एक करके स्क्रीनिंग और फिल्टर करना पड़े, इसमें शायद न जाने कितना समय लगेगा। पहले दौर के लोग जा चुके थे, अब प्रवर्तन ब्यूरो में केवल लियू ताओ और गुवान चांगान ही बचे हैं। यहाँ तक कि ब्यूरो से चौकीदारों और सुरक्षा गार्डों को भी बुलाया गया और उन्हें सुरागों की पुष्टि के लिए अलग अलग घरों में जाने का काम सौंपा गया। अनगिनत फोन कॉलों का उत्तर देने के बाद आखिरकार उनके पास सांस लेने का एक क्षण था। लियू ताओ और गुवान चांगान फोन के दोनों ओर बैठे थे। सबसे पहले लियू ताओ इसे अकेले संभाल सकते थे, लेकिन बाद में निर्देशक गुवान को भी डिस्पैचर की भूमिका निभानी पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर आह भरी और सिर हिलाया। अरे, ये काम वास्तव में मनुष्यों के लिए नहीं है। मुझे इसके बारे में बताओ। मुझे लगता है कि यह उस समय सेना में प्रशिक्षण से भी कठिन है। क्या आपको लगता है कि उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी वास्तविक है? हर कोई इतना विश्वसनीय क्यों लगता है? इतने सारे लोगों के साथ उन सभी का झूठा होना असंभव है, कुछ वास्तविक भी होंगे। दोनों इधर उधर बातें करते रहे, समय गुजारते रहे और चुपचाप भेजे गए कानून प्रवर्तन अधिकारियों की पहली लहर के लौटने और रिपोर्ट करने का इंतजार करते रहे। लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद पहले दौर के काम से कानून प्रवर्तन अधिकारी अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए और निराश होकर वापस लौट आए। लियू ताओ और गुवान चांगान ने इन कानून प्रवर्तन अधिकारियों को आशा भरी नजरों से देखा और पूछा, स्थिति कैसी है? क्या आपको ब्लैक नाइट बुचर की असली पहचान मिली? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सभी ने सिर हिलाया। लियू ताओ तुरंत स्तब्ध रह गए। उसने जल्दी से पूछा, इतने सारे नकली थे, एक भी असली नहीं था। यह असंभव है। उस व्यक्ति के बारे में क्या जिसने कसम खाई थी कि उसका पति पिछली 2 रातों से घर पर नहीं था और जब वह लौटा तो उसने अपने कपड़े धोए? क्या आपने पूरी जांच की? नीचे कानून प्रवर्तन अधिकारी ने आह भरी और कहा, हमने जांच की। उसका पति 2 दिनों तक घर पर नहीं था। इसका कारण यह था कि उसका अफेयर चल रहा था और वापस लौटने पर उसने अपने कपड़े इसलिए धोए क्योंकि उन पर उसकी मालकिन की लिपस्टिक और परफ्यूम का दाग लगा हुआ था, और अगर उसने उनके साथ व्यवहार नहीं किया तो उसे पता चल जाएगा। लियू ताओ को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी सारी ताकत खत्म हो गई है और वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एक पल सोचने के बाद उसने फिर पूछा, उसके बारे में क्या जिसने अपने पिता को रिपोर्ट किया? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि उनके पिता सभी गुणों में पूरी तरह फिट थे, मजबूत शारीरिक फिटनेस रखते थे, तो ही विरोधी जागरूकता रखते थे और गुप्त भी थे? क्या वह भी झूठ था? कानून प्रवर्तन अधिकारी जो उस घर के लिए जिम्मेदार था ने आह भरी। ये वास्तव में झूठ था। बच्चे ने कहा कि उसके पिता की शारीरिक फिटनेस मजबूत थी क्योंकि जब वह कोई गलती करता था तो उसके पिता एक जोरदार मुक्केबाजी मैच के लिए उसके साथ मुक्केबाजी दस्ताने और हेडगियर पहन लेते थे। आगे पीछे उनके पिता लगभग एक पेशेवर मुक्केबाज बन गए हैं। जहां तक तथाकथित मजबूत तो विरोधी क्षमता की बात है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वह गुप्त रूप से अपने फोन पर खेल रहा होता है तो उसके पिता हमेशा सटीक रूप से पता लगा सकते हैं। जहां तक गुप्त होने की बात है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वह रात में अपना होमवर्क कर रहा होता है तो उसके पिता हमेशा गुप्त रूप से ये देखने के लिए देखते हैं कि क्या वह वास्तव में अपना होमवर्क कर रहा है। अवाक, पूर्णतया अवाक। इतना सब कुछ होने के बाद ये सिर्फ नकली लोगों का एक समूह था। अध्याय 19, सामूहिक गोलीबारी। कानून प्रवर्तन ब्यूरो गिर गया। गुवान चांगान जो पास में था अभी भी थोड़ा अनिच्छुक था। उन्होंने प्रत्येक कानून प्रवर्तन अधिकारी से एक एक करके उनकी स्थिति के बारे में पूछा और उन्हें जो उत्तर मिले वे मूल रूप से वही थे। मामले की रिपोर्ट करने आए सभी लोगों द्वारा दिए गए सुराग मूलतः झूठे थे। 2 प्रश्न पूछने पर ही सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। वे बस ये देखने के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे थे कि क्या वे मुफ्त में 2 लाख युआन कमा सकते हैं। कुछ ने अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताया, कुछ ने पड़ोसियों के बारे में बताया और कुछ ने ब्लैक नाइट बुचर को कहीं देखने के बारे में मनगढ़ंत कहानियां भी बताईं, लेकिन सावधानीपूर्वक जांच से पता चला कि वे सभी झूठी थीं। अंत में लियू ताओ और गुवान चांगान अपनी कुर्सियों पर बैठ गए, एक दूसरे पर नजर डाली और उनकी आंखें कड़वाहट से भरी थीं। लियू ताओ ने आह भरते हुए बेहद थके हुए स्वर में कहा, मास्टर, मैं सचमुच थक गया हूं।
अब मुझे लगता है कि उस दिन तुमने जो मुझसे कहा था वह बिल्कुल सही था। कानून प्रवर्तन अधिकारी बनना मेरे जीवन का सबसे गलत निर्णय है। मुझे उसी समय चिकित्सा का अध्ययन कर लेना चाहिए था। गुवान चांगोन ने अपनी टोपी उतार दी, गलती से अपना विग भी उतार दिया, जिससे गंजा स्थान दिखाई देने लगा और केवल कुछ ही बाल बचे थे। इस समय उन्हें अपनी छवि बनाए रखने का कोई मन नहीं था। मैंने पूरी जिंदगी विभिन्न चालाक अपराधियों से निपटते हुए अपना दिमाग जला लिया है और देखो मेरे सारे बाल झड़ गए हैं। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि सभी अपराधी मिलकर इस ब्लैक नाइट बुचर जितने कष्टकारी नहीं हैं। यह आदमी बिल्कुल भूत जैसा है। प्रत्येक अपराध स्थल पर एक लाश छोड़ने के अलावा वह कोई भी निशान नहीं छोड़ता। भगवान, अगर यह आदमी सच में पकड़ा गया तो मेरे पास उसे मौत की सजा देने का भी साहस नहीं होगा। उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित करके सकुरा देश के क्षेत्र में भेजा जाना चाहिए। वह निश्चित रूप से सकुरा देश में उन उच्च अधिकारियों को बिना किसी आवाज के मार सकता है, मेधावी सेवा के साथ अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सकता है। शायद जब वह देश लौटेगा तो उसे 10 या 20 पाउंड पदक भी मिल सकते हैं। ये सुनकर लियू ताओ ने गुवान चांगान को शाबाशी दी। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन इसका आधार यह है कि हम वास्तव में उसे पकड़ सकते हैं। दोनों थोड़ा उदास हुए और एक स्वर में बोले, इसे नष्ट होने दो, इस लानत दुनिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद लियू ताओ ने अपने गड़गड़ाते पेट पर हाथ फेरा। हम सुबह से दोपहर तक व्यस्त हैं, अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है ना? आज मैं सभी को बेंटो खिलाऊंगा। मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से व्यंजन चाहिए, मैं ऑर्डर कर दूंगा। निर्देशक गुवान, जो उनके बगल में थे, ने अपना विग वापस पहन लिया। मैं यहाँ बैठा हूँ और आप कहते हैं कि आप इलाज कर रहे हैं। क्या आप मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं? चाहे कुछ भी हो, इसका इलाज मुझे ही करना चाहिए। ये सुनकर लियू ताओ का उत्साह तुरंत उठ गया। निर्देशक गुवान, ये दुर्लभ है, आप वास्तव में पैसा खर्च करने को तैयार हैं? गुवान चांगान ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। क्या कह रहे हो? क्या मैं इतना कंजूस हूँ? उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और व्यंजन चुनना और ऑर्डर देना शुरू कर दिया। लियू ताओ थोड़ा उत्सुक था और उसने देखने के लिए अपनी गर्दन बढ़ाई। जब तक उसने नहीं देखा तब तक उसे पता नहीं चला और जब उसने देखा तो चौंक गया। उन्होंने देखा कि गुवान चांगान के ऑर्डर में सीधे तौर पर 100 से अधिक बड़े उबले हुए बंस और अचार वाली सब्जियों के 10 बैग से अधिक शामिल थे। उन्होंने मूल रूप से सोया दूध का ऑर्डर दिया था, लेकिन शायद ये बजट से अधिक था क्योंकि वास्तव में इसे रद्द कर दिया गया था। इतना सब कुछ होने के बाद एक कूपन के साथ ये केवल 50 युआन से थोड़ा अधिक ही आया। लियू ताओ अवाक रह गए। निर्देशक गुवान, आप अद्भुत हैं। पूरे विभाग में दर्जनों लोग हैं और आप सभी को केवल 50 युआन से कुछ अधिक में भोजन करा रहे हैं। अद्भुत। आपको हमारे प्रवर्तन ब्यूरो का निदेशक नहीं होना चाहिए, आपको वित्त मंत्रालय का मंत्री होना चाहिए। यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रभारी आपके पास होता तो हम कम से कम 10 साल पहले आर्थिक प्रगति हासिल कर सकते थे। लियू ताओ के शब्दों को सुनकर उपस्थित कई कानून प्रवर्तन अधिकारियों के चेहरे ऐसे हो गए जो रोने से भी बदतर लग रहे थे। पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हुए केवल 2 बड़े उबले हुए बन पाने के लिए सभी ने तुरंत विरोध किया। निर्देशक गुवान, हमें खाने के बाद भी काम करना है। वहां कोई मांस क्यों नहीं है? बिल्कुल, अगर मांस या मछली नहीं है तो दोपहर में हमारे पास ताकत नहीं होगी। शोर से परेशान होकर गुवान चांगान ने कई विकल्पों में से पोर्क फ्लॉस पेस्ट्री ढूंढी और सीधे दर्जनों खरीद ली। लियू ताओ एक बार फिर चौंक गए। क्या इसे मांस व्यंजन माना जाता है? गुवान चांगान ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। क्या आप पोर्क फ्लॉस पेस्ट्री नहीं जानते? अंदर पोर्क फ्लॉस है जो मांस है। यह मांस का व्यंजन नहीं तो और क्या होगा? हर कोई सचमुच मौके पर ही बेहोश हो जाना चाहता था। गुवान चांगान ने समझाना जारी रखा। यह मत सोचो कि मैं कंजूस हूँ, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में भी सोच रहा हूँ। हर किसी ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है और इस समय आपका पेट अपेक्षाकृत कमजोर है। बहुत अधिक मछली और मांस खाना आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ हल्का खाना आपके स्वास्थ्य और पेट के लिए अच्छा है। क्रांति के दौरान लोग घास की जड़ें खोदते थे और पेड़ों की छाल खाते थे। हम पहले से ही बहुत खुश हैं। सभी ने तुरंत अपने कान अपने दिमाग से ढक लिए। न सुन रहा है, न सुन रहा है, कछुआ शास्त्र जप रहा है। ... इसी समय स्टीम बन शॉप के बॉस को यह ऑर्डर प्राप्त हुआ। जब उन्होंने देखा कि आदेश का पता प्रवर्तन ब्यूरो था तो उनकी आंखें चमक उठी। पत्नी, जल्दी आकर देखो, मुझे मिल गया, सचमुच मिल गया। यह आदेश प्रवर्तन ब्यूरो का है। हाँ, हमारा मौका आ गया है। जल्दी से उन रेचक दवाओं को बाहर निकालें जिन्हें हमने कई वर्षों से संजो कर रखा है। उसकी मोटी पत्नी दौड़कर आई और ऑर्डर की ओर देखा। उसकी आंखें हंसी से घूम गईं, लेकिन उसने तुरंत जुलाब नहीं निकाला। इसके बजाय उसने कुछ चिंता के साथ कहा, पतिदेव, ऐसा कुछ करना गैरकानूनी लगता है ना? बॉस ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। अवैध तो अवैध है। यदि प्रवर्तन ब्यूरो मुझे गिरफ्तार करता है तो वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक हम कोई बड़ी घटना नहीं करते हैं, बस उन्हें 1 या 2 बार दस्त करवाते हैं, वे मुझे अधिक से अधिक 1 या 2 महीने के लिए रोकेंगे। लेकिन अगर हमने ये प्रचार किया कि हमने क्या किया तो ये ब्लैक नाइट बुचर की बहुत मदद करने के बराबर है। क्या आपको नहीं लगता कि ब्लैक नाइट बुचर को हमारा एहसान याद रहेगा? हो सकता है कि एक दिन जब हम जीवन घातक खतरे का सामना करें तो ब्लैक नाइट बुचर हमारी जान बचा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक सार्थक व्यवसाय है? अपने पति की यह बात सुनकर उसकी पत्नी को भी लगा कि इसका बहुत मतलब है। उसने तुरंत भोजन में सामग्री शामिल की, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, शायद इतनी कि उन्हें 1 या 2 बार शौचालय जाना पड़े। ... इस बीच एक मुफ्त डिलीवरी राइडर जो उस समय वीडियो ब्राउज कर रहा था को भी यह बड़ा ऑर्डर मिला। जब उन्होंने ऑर्डर पर डिलीवरी का पता देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत ग्रुप चैट में कहा, भाइयों, मैं समझ गया, मुझे सचमुच प्रवर्तन ब्यूरो से आदेश मिला है। आप क्या कहते हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल सही, हमें ऐसा करना चाहिए। हम तब इस बात पर सहमत हुए थे कि जिसे भी यह ऑर्डर मिलेगा वह इसमें कुछ न कुछ डालेगा। यदि आप उस महीने बिना किसी आय के ब्यूरो में बंद हैं तो भाई क्राउडफंडिंग करेंगे। बिल्कुल, मैं आपके निपटान शुल्क के रूप में सबसे पहले 100 युआन का योगदान दूंगा। मैं भी पहले 100 दूंगा। यदि आपको अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है तो हम आपकी सहायता करेंगे। एक पल में इस डिलीवरी राइडर को समूह चैट से लाल लिफाफे में कई हजार युआन प्राप्त हुए। बिना कुछ कहे वह घुमा और जुलाब का एक पैकेट खरीदा जो बाहर जाने के लिए तैयार था। ... जब प्रवर्तन ब्यूरो के लिए दोपहर का भोजन वितरित किया गया तो सभी ने अपने हाथों में उबले हुए बंस, मसालेदार सब्जियां, पोर्क फ्लॉस पेस्ट्री और मानात दलिया को देखा। हालांकि उन्हें असहजता महसूस हो रही थी, फिर भी वे भूखे थे। शायद इसलिए कि वे बहुत भूखे थे। ये चीजें जो उन्हें आमतौर पर नापसंद थी, इस समय उनका स्वाद बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। ये कल्पना करना कठिन है कि पूरे विभाग में दर्जनों लोगों को खाना खिलाने की लागत 100 युआन से भी कम होगी। शीर्ष प्रतिभा गुवान चांगान ने मुस्कुराते हुए सभी का स्वागत किया।
जल्दी खाओ, सब लोग जल्दी खाओ, जबकि यह गर्म है। इसे सेव मत करो। यदि आप खाते हैं और यह पर्याप्त नहीं है, तो मेरे पास यहाँ और भी है। हर कोई अवाक था, अपने दांत पीस रहा था जब वे अपने हाथों में उबले हुए बंस, दलिया और मसालेदार सब्जियां खा रहे थे। यहाँ तक कि पोर्क फ्लॉस पेस्ट्री को भी धीरे धीरे काट काट कर खाना पड़ता था। आखिरकार यह एकमात्र मांस व्यंजन था। खाने के बाद सभी ने बस बर्तन साफ किए और काम पर वापस जाने वाले थे, लेकिन किसी ने पहली गोली चला दी। उनके पेट से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। मैं इसे नहीं ले सकता, मेरा पेट थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। मुझे पहले बाथरूम जाना होगा। वो शख्स रॉकेट की तरह बाथरूम की तरफ भागा। इसके तुरंत बाद ये आवाजें एक के बाद एक गूंजने लगी। सभी के चेहरे बदल गए और वे हताश होकर बाथरूम में घुस गए। यहाँ तक कि सबसे बड़ा बाथरूम भी इतनी भीड़ को संभाल नहीं सका। अंत में कोई भी खाली स्टॉल नहीं बचा। गुवान चांगान और लियू ताओ ने अपना पेट पकड़ लिया, बाएं और दाएं देख रहे थे। अपने भाइयों को दर्द में देखकर लियू ताओ ने दांत पीस लिए। जिस किसी के पास प्लास्टिक बैग है वह एक ले ले। यदि आपके पास प्लास्टिक बैग नहीं है तो एक कार्डबोर्ड बॉक्स या बाल्टी ढूंढें और अभी के लिए काम चला लें। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतना कहने के बाद उसने सीधे मेज के बगल में रखे कूड़ेदान को उठाया, एक कोना ढूंढा, अपनी पैंट नीचे खींची और उसमें चला गया। अन्य लोग पीछे नहीं हट सके और केवल उसका अनुसरण कर सके। संपूर्ण प्रवर्तन ब्यूरो शीघ्र ही भयंकर दुर्गंध से भर गया। वे एक बार गए, फिर दोबारा, और अंत में किसी को याद नहीं आया कि वे कितनी बार गए। प्रवर्तन ब्यूरो में हर कोई पीला पड़ गया। यह महायुद्ध समापन समय तक चला। उनमें घर जाने की भी शक्ति नहीं थी और वे जमीन पर निढाल होकर पड़े हुए थे। लियू ताओ की आंखें खाली थीं। उसने अपने बगल में गुवान चांगान को देखा और अपनी पूरी ताकत से कहा, मास्टर, आपने जो पैसा बचाया वह वास्तव में इसके लायक था। अब हर किसी का पेट खाली है। क्या होगा अगर हम उबले हुए बंस और दलिया के एक और हिस्से को भरने के लिए ऑर्डर करें? गुवान चांगान का चेहरा क्रोधित था। ये पोर्क फ्लॉस पेस्ट्री होगी जिसमें समस्या थी। ये पोर्क फ्लॉस नकली है। मैंने तुमसे कहा था कि उबले हुए बंस, दलिया और अचार वाली सब्जियां खाना पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन तुमने कुछ मांस खाने पर जोर दिया। अध्याय 20, आखिरी बार का इंतजार। कुछ वाक्यों तक कोसने और बड़बड़ाने के बाद प्रवर्तन ब्यूरो के लोग धीरे धीरे कुछ शांत हुए। बातचीत तो बातचीत है और उपद्रव तो उपद्रव है, लेकिन उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। उन्होंने अपनी कुर्सियों पर वापस चढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लियू ताओ ने निर्देशक गुवान से धीरे से बात की। निर्देशक गुवान, यह मामला शायद सिर्फ खाद्य सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, क्या ऐसा है? यदि वे उबले हुए बंस ताज़ा नहीं होते तो इससे हर किसी को सामूहिक दस्त और उस पर इतना गंभीर दस्त नहीं होता। मुझे संदेह है कि हम खाद्य विषाक्तता से पीड़ित हो सकते हैं और किसी ने हमें रेचक दवा दी है। निर्देशक गुवान ने खुद को तरोताजा करने के लिए सिगरेट जलाई, फिर कहा, क्या तुमने सोचा कि मैं मूर्ख था? मैंने इसका अनुमान बहुत पहले ही लगा लिया था। लेकिन मैं स्टीम्ड बन शॉप के बॉस से पहले मिल चुका हूं। वह एक ईमानदार व्यक्ति है। चलो कल तक इंतजार करें, शायद तब कोई जवाब मिलेगा। लियू ताओ समझ गए कि निर्देशक गुवान उस बॉस को एक मौका देना चाहते थे, कबूल करने का मौका देना चाहते थे। ये मामला न तो बड़ा है और न ही छोटा। यदि बॉस सक्रिय रूप से अपनी गलती स्वीकार कर सकता है और कारण बता सकता है, तो अनुमान है कि लोग इसके बारे में बड़ा उपद्रव नहीं करेंगे। कानून सख्त है, लेकिन दया की भी गुंजाइश है। बस निजी तौर पर कुछ मुआवजा दे दो और बस। इस विषय को अस्थायी रूप से अलग रखते हुए लियू ताओ अभी भी ब्लैक नाइट बुचर मामले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अचानक उसे एक विचार आया। निर्देशक गुवान, ईमानदारी से कहूं तो मैं अभी भी गुयांग के प्रति अपने संदेह को दूर नहीं कर सका हूं। निर्देशक गुवान ने उन पर नजरें घुमाई। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? जब आपके पास करने के लिए और कुछ नहीं है तो एक लकवाग्रस्त रोगी को परेशान क्यों करते रहें? किसके परिवार में कोई बीमार नहीं है? कौन अपने जीवन में कभी न कभी बीमार नहीं पड़ता? लियू ताओ ने आह भरी और कहा, मुझे पता है कि निर्देशक गुवान सही हैं और मैं ये भी जानता हूं कि गुयांग के अपराध करने की संभावना बहुत कम है। आखिरकार उनकी मेडिकल रिपोर्ट सही है। लेकिन ये सब महज संयोग है और इसके अलावा मेरी छठी इंद्रिय मुझे ये बता रही है। इतने वर्षों में इतने सारे मामलों को सुलझाने के लिए मैंने किस पर भरोसा किया है? क्या यह मेरी छठी इंद्रिय नहीं है? मैं आखिरी बार कोशिश करना चाहता हूं। निर्देशक गुवान के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपना हाथ लहराया और कहा, ठीक है, तुम कैसे प्रयास करना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, बहुत दूर मत जाओ। आखिरकार आपके पास अभी कोई सबूत नहीं है और गुयांग अभी भी एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है। चिंता मत करो, इस बार मेरा तरीका निश्चित रूप से गुयांग को प्रभावित नहीं करेगा। मेरी अक्ल के अनुसार यदि हत्यारा गुयांग है तो वह निश्चित रूप से उस अपराधी को नहीं जाने देगा जिसके कारण वह लकवाग्रस्त हो गया, जो कि लियू शाओयू है, जो वर्तमान में हमारे ब्यूरो में बंद है। निर्देशक गुवान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और तुरंत लियू ताओ के विचार का अनुमान लगाया। तुम्हारा मतलब है कि हमें वेटिंग गेम खेलना चाहिए? ये सही है। अगर हत्यारा गुयांग है तो वह निश्चित रूप से लियू शाओयू को मारने का एक रास्ता खोज लेगा। इसलिए हमें बस लियू शाओयू पर नजर रखने की जरूरत है। वैसे भी अभी हमारे पास कोई दिशा नहीं है, वैसे भी हर कोई बेकार है, तो चलिए अभी के लिए यही करते हैं। निर्देशक गुवान ने धीरे से सिर हिलाया। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कॉल का जवाब देने और सुरागों की जांच करने के अलावा वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हर कोई इस समय कर सके। जिस चीज की जांच करने की आवश्यकता थी वह पहले ही एक बार जांच ली जा चुकी है। उसने कुछ संदेह के साथ पूछा, लेकिन लियू शाओयू भी हत्या के प्रयास का एक प्रमुख संदिग्ध है, क्या हम उसे छोड़ देंगे? लियू ताओ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। उस ब्लैक नाइट बुचर ने लगातार 2 रातों में अपराध किए और उसके तरीके बेहद क्रूर और कुशल थे। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से हमारे प्रवर्तन ब्यूरो को अपनी नजरों में नहीं रखता है। मेरी राय में अगर वह लियू शाओयू को मारना चाहता है, भले ही वह ब्यूरो में बंद हो, तो वह एक रास्ता खोज लेगा। इसके अलावा ये व्यक्ति वर्तमान में एक प्रमुख संदिग्ध है और जेल जाने वाला है। अगर हम उसे अब बिना किसी कारण के जाने देते हैं तो ये बहुत जानबूझकर किया गया प्रतीत होगा। ध्यान से सोचने के बाद निर्देशक गुवान ने अंततः सिर हिलाया। जैसा तुमने कहा था वैसा ही करो, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि यह बिल्कुल आखिरी बार होगा। यदि अगला शिकार लियू शाओयू नहीं है तो आप अब श्रीगु को निशाना नहीं बना सकते। वह आदमी अभी भी फैंग यांजी का खजाना है और मैं नहीं चाहता कि मुझे फिर से माफी मांगने के लिए घसीटा जाए। समझ गया डायरेक्टर गुवान, बस देखो, अगर कुछ गलत हुआ तो भी मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आप पहले ही काफी गलतियां कर चुके हैं। यदि आप एक और गलती करते हैं तो आपको इस जीवनकाल में पदोन्नति का मौका शायद ही मिलेगा। आराम से रहें, मुझे भी आपकी चिंता हो रही है। मैं कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाऊंगा और मैं अभी भी आपके मेरे पद संभालने का इंतजार कर रहा हूं। मामले की अगली कार्रवाई तय करने के बाद काफी रात हो चुकी थी।
दस्त के कारण हर कोई बेहद कमजोर था, इसलिए उन्होंने वापस जाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने बस काम किया और रात को सीधे प्रवर्तन ब्यूरो में रुके, कल भी काम जारी रखेंगे। शीर्ष स्तरीय वर्कहाउस में बदलना। आधी रात के बाद गुयांग एक बार फिर भूत छाया राज्य में परिवर्तित हो गया। इस समय वह शहर की ऊंची इमारतों के बीच घूम रहा था, रात के खूबसूरत नजारे को निहार रहा था और शाम की आरामदायक हवा का आनंद ले रहा था। दिन ब दिन अस्पताल के वार्ड में रहना उसे लगभग बीमार बनाता जा रहा था। सौभाग्य से वह अभी भी बाहर आ सकता है और भूत छाया के रूप में इधर उधर घूम सकता है। अन्यथा भले ही उसकी शारीरिक बीमारी ठीक हो जाए, उसे मानसिक बीमारी हो जाएगी। इन कुछ प्रयोगों के बाद गुयांग भूत छाया को नियंत्रित करने में अधिक कुशल हो गया और उसने भूत छाया अवस्था में प्रवेश करने के पैटर्न को भी स्पष्ट रूप से समझ लिया। हर दिन आधी रात को वह भूत छाया अवस्था में प्रवेश कर सकता था, बेशक वह प्रवेश न करने का विकल्प भी चुन सकता है। और जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे उगता गया, भूत छाया और मुख्य शरीर के बीच गूंजती पुकार और अधिक मजबूत होती गई। जब सूर्योदय के समय सुबह सूरज की पहली किरण चमकती थी, तो मुख्य शरीर और भूत छाया के बीच की गूंज अपने चरम पर पहुंच जाती थी। उस समय भूत की छाया अनियंत्रित रूप से उसके शरीर के नीचे के क्षेत्र में लौट आती थी। उसकी चेतना भी उसके हाड़ मांस के शरीर में लौट आएगी। ये समय सुबह के करीब 7 बजे का था, तो गुयांग के पास अब संचालन का एक नया तरीका था। बाहर अधिक खाली समय का आनंद लेने के लिए गुयांग भूत छाया राज्य में परिवर्तित होने के बाद लोगों को मारने के लिए दौड़ता नहीं था, बल्कि पहले इधर उधर घूमता था, कुछ हवा लेता था और प्रकाश की गति से ऊंची इमारतों के बीच शटल करता था। ऐसा अद्भुत अनुभव अन्य लोगों की समझ में नहीं आ सकता था। यदि वह किसी को मारना चाहता है तो सुबह 4 या 5 बजे के आसपास कार्रवाई करना सबसे अच्छा होगा, ताकि वह अपनी गतिविधि के समय को अधिकतम कर सके। इधर उधर घूमते और समय गुजारते हुए गुयांग ने प्रवर्तन ब्यूरो के अंदर भी नजर डाली। उन्हें जो अपमानजनक लगा वह ये था कि आज प्रवर्तन ब्यूरो वास्तव में हर जगह लोगों से भरा हुआ था। सभी कानून प्रवर्तन अधिकारी ब्यूरो में रह रहे थे, कुछ मेजों पर सो रहे थे, कुछ सीधे फर्श पर अस्थायी बिस्तरों पर सो रहे थे। ये बिल्कुल विचित्र था। और लियू शाओयू, जिस लक्ष्य को वह आज मारना चाहता था, उसे हिरासत कक्ष में बंद कर दिया गया था। वह धातु के बिस्तर और बेंच पर सो रहा था, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। गुयांग छाया में छिपा हुआ था और बिल्कुल भी बाहर नहीं आया, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि वह वहां था। गुयांग बस कोने में छिप गया, बिस्तर पर लियू शाओयू को ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था कि उसे कैसे मारा जाए। शायद इसलिए कि गुयांग ने हत्या का जो इरादा दिखाया वह बहुत मजबूत था, इसने वास्तव में लियू शाओयू को डरा दिया। लियू शाओयू की आंखें चौड़ी हो गईं। बैठने के बाद उसने भयभीत भाव से नजरबंदी कक्ष के चारों ओर देखा। किसी कारण से उसे हमेशा महसूस होता था कि एक ठंडी नजर उसे देख रही है, जैसे कि वह किसी भी क्षण उसे फाड़ सकती है। घबराहट में वह धातु के दरवाजे से चिपक गया और जोर से चिल्लाया, वहां कोई है क्या? कोई बाहर है? जल्दी करो और यहां आओ, मुझे लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूं। बाहर ड्यूटी पर तैनात कानून प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी आंखें मिली, क्रोधित हुआ, आगे बढ़ा और धातु के दरवाजे पर जोर से लात मारी। हालांकि ये दरवाजे के माध्यम से था, फिर भी इसने लियू शाओयू को चौंका दिया, जिससे वह लड़खड़ा गया। तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? क्या आप आधी रात को कोड़े मारना चाहते हैं? क्या मुझे तुम्हें हिरासत कक्ष के नियम सिखाने चाहिए? हालांकि दूसरे पक्ष का रवैया खराब था। इस समय लियू शाओयू ने कानून प्रवर्तन अधिकारी को ड्यूटी पर ऐसे देखा जैसे उसने कोई उद्धारकर्ता देखा हो। पूरे हिरासत कक्ष का भयपूर्वक निरीक्षण करते हुए उन्होंने बाहर ड्यूटी पर तैनात अधिकारी से बात की। भाई, क्या आप मुझे देखने में मदद कर सकते हैं? क्या इस हिरासत कक्ष में कुछ अशुद्ध है? मुझे अजीब लग रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मुझे मारना चाह रहा हो। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, कृपया मेरी मदद करें। बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। कानून प्रवर्तन अधिकारी ने उनकी बातें सुनी, उन्होंने तुरंत अपना पेट पकड़ लिया और जोर से हंसे। क्या ये सबने सुना? यह आदमी कहता है कि हमारे हिरासत कक्ष में एक भूत है और वह लगभग डरकर रोने लगा है। हा हा हा। हिरासत कक्ष में ड्यूटी पर अन्य अधिकारी और अन्य कैद अपराधी भी थे। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद वे सभी हंस पड़े, उसे पूरी तरह से एक मजाक समझ लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई कहता है कि आप एक जिगोलो हैं जो महिलाओं पर निर्भर रहते हैं। अब ऐसा लगता है कि आप वास्तव में बेकार हैं। जब आप घर पर सोते हैं तो आपको अभी भी अपनी मां को आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है ना? सिर्फ सुलाने से ज्यादा मुझे संदेह है कि उसे अभी भी शांत करने वाले की जरूरत है। ये हास्यास्पद है। मैं 1 महीने से अधिक समय से इस हिरासत कक्ष में रह रहा हूं और मुझे कभी भी आंसुओं से डर नहीं लगा। यदि आप डरे हुए हैं तो आप स्वेच्छा से मेरे साथ एक कमरा साझा करने के लिए आवेदन क्यों नहीं करते? मुझे सुंदर लड़के सबसे अधिक पसंद हैं और पिछले 2 दिनों से मेरे क्रॉच में थोड़ी खुजली हो रही है। उनके उपहास से लियू शाओयू का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से से शाप दिया। आप सभी शापित विकृत लोगों का एक समूह हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो निश्चित रूप से आप पूरी जिम्मेदारी लेंगे और कोई भी बच नहीं पाएगा। ओह ओह ओह, छोटा पिल्ला वास्तव में अब काटने वाला है। क्या हर कोई डरा हुआ है? डरा हुआ, मुझे सच में डर है कि वह मेरी गेंदों को काट लेगा। अध्याय -21, बिजली के झटके आपको सोने में मदद करते हैं। यहाँ हुए भारी हंगामे ने स्वाभाविक रूप से काफी लोगों को सतर्क कर दिया। लियू ताओ, जो अंततः अपने दस्त से ठीक हो गया था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये सब शोर किस बारे में है? यह आधी रात है, क्या कोई स्थिति है? ड्यूटी पर मौजूद कानून प्रवर्तन अधिकारी ने तुरंत लियू ताओ को संबंधित स्थिति की सूचना दी। हालांकि लियू ताओ को छोड़कर, जो बहुत गंभीर था और लियू शाओयू के सामने खड़ा था, सभी ने लियू शाओयू को मजाक की तरह व्यवहार किया। आपने अभी जो कहा वह सच है। आपको सचमुच ऐसा लगा जैसे कोई आपको देख रहा था और आपको मारना चाहता था। लियू शाओयू ने मूल रूप से सोचा था कि लियू ताओ भी उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन जब उसने लियू ताओ की गंभीर अभिव्यक्ति देखी तो उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे उसने कोई उद्धारकर्ता देखा हो। बड़े भाई, आप मुझ पर विश्वास करते हैं, ठीक है? मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। मैं बस सो रहा था और मुझे लगा कि हत्या के इरादे से भरी एक भयानक नजर मुझ पर पड़ रही है। मैं अपने सपने से जागते हुए डर गया था। बिना कुछ कहे लियू ताओ ने एक चाबी निकाली और हिरासत कक्ष का दरवाजा खोल दिया। लियू शाओयू ने सोचा कि वह अंततः मुक्त हो गया है और उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन लियू ताओ ने उसे पीछे धकेल दिया। रुको, इधर उधर मत घूमो। लियू शाओयू केवल ठंडी धातु की बेंच पर ही बैठे रह सकते थे। इस बीच लियू ताओ पूरे हिरासत कक्ष में बहुत सावधानी से घूमे, हर कोने का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। चारों ओर देखने के बाद वह पीछे मुड़ा और लियू शाओयू से कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले ही तुम्हारा पता लगा लिया है। यहाँ बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, बस आज्ञाकारी ढंग से यहीं रहो। अगर सचमुच कोई अप्रत्याशित स्थिति हो तो मुझे फोन करें, लेकिन बेहतर होगा कि आप झूठ न बोलें। मेरा स्वभाव खराब है और इस हिरासत कक्ष में कोई निगरानी नहीं है।
तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा क्या मतलब है ना? लियू शाओयू ने ध्यान से महसूस किया कि हत्या के इरादे से भरी निगाहें चली गईं और तभी उसने राहत की सांस ली। उन्होंने अत्यधिक कृतज्ञता के साथ लियू ताओ से कहा, धन्यवाद, आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर मैं बाहर निकलने में सफल हुआ तो मैं आपको एक बड़ा लाल लिफाफा दूंगा। लियू ताओ ने उपहास किया, आप खतरनाक ड्राइविंग और जानबूझकर हत्या के लिए यहाँ हैं। क्या आपको लगता है कि आप जल्द ही बाहर निकल सकते हैं? बस शांत रहें और कोई अनावश्यक विचार न रखें। लियू शाओयू बिस्तर पर बैठ गया और मुस्कुराया। शायद मेरे पास वास्तव में बाहर निकलने का कोई रास्ता है। लियू ताओ ने उसे गंभीरता से देखा और कुछ नहीं कहा और दरवाजा बंद करके वापस बाहर चला गया। उसी समय उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी से कहा, ये लड़का काफी खास है और वह हमारे मामले को सुलझाने में बहुत उपयोगी है। थोड़ा अतिरिक्त ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि उसे कुछ ना हो। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी तुरंत सहमत हो गया। चिंता मत करो कैप्टन, मैं उस पर कड़ी नजर रखूंगा। कोने की छाया में छुपे गुयांग ने धीरे से अपनी निगाहें घुमाई। जैसा कि अपेक्षित था, यह संभव नहीं है। मूल रूप से गुयांग आज एक आकस्मिक मौत का रास्ता खोजने और लियू शाओयू को सीधे प्रवर्तन ब्यूरो के अंदर मरवाने की योजना बनाकर आया था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से प्रवर्तन ब्यूरो के सभी सदस्य आज यहाँ थे। इतने सारे लोगों के सामने इस आदमी को मारने से निश्चित रूप से सबसे कड़ी शव परीक्षा होगी। यहाँ तक कि उसके शरीर पर पिनहोल के आकार का निशान भी मिलने की संभावना है। जोखिम बहुत बड़ा था। इसके अलावा ये लियू ताओ लियू शाओयू की सुरक्षा को बहुत महत्व देता प्रतीत होता है। कुछ तो ठीक नहीं है, यहाँ अवश्य ही कुछ ठीक नहीं है। गुयांग कोने में छिप गया और एक पल के लिए सोचता रहा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लियू ताओ लियू शाओयू को चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हो? यदि उसने ये निश्चित कर लिया कि हत्यारा वही है, तो वह निश्चित रूप से यह अनुमान लगाएगा कि वह निश्चित रूप से इस व्यक्ति को मार डालेगा। तो इससे ये भी पता चल सकता है कि प्रवर्तन ब्यूरो के सभी सदस्य आज घर क्यों नहीं गए। वे सभी यहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस संभावना के बारे में सोचने के बाद गुयांग ने आज रात लियू शाओयू को मारने के विचार को तुरंत खारिज कर दिया। अगर उसे मारना भी हो तो ध्यान भटकाने के लिए पहले किसी और को मारना चाहिए। लगातार 3 मौतें कमोबेश परोक्ष रूप से उससे संबंधित थीं, जिससे संदेह बहुत अधिक बढ़ गया। लियू ताओ, जिसे पहले से ही उस पर संदेह था, हो सकता है कि वह जबरदस्ती आकर उससे पूछताछ भी करे। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। लियू शाओयू ने अभी जो कहा उसके अनुसार उसके पास बाहर निकलने का एक रास्ता होने की बहुत संभावना है। क्या उसके बाहर निकलने के बाद कोई कदम उठाना अधिक सुविधाजनक नहीं होगा? वैसे भी वह अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा। हालांकि प्रवर्तन ब्यूरो में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें निश्चित रूप से उन्हें ठीक से डराना चाहिए और उन्हें पीड़ा का स्वाद चखाना चाहिए। लियू शाओयू धातु के बिस्तर पर वापस लेट गया, कुछ नींद लेने के लिए तैयार हो गया। अगले ही पल उसे अचानक महसूस हुआ कि भयानक निगाहें फिर से उस पर टिकी हैं और इसमें पहले से भी अधिक मजबूत हत्या का इरादा था। उसने पागलों की तरह अपने बिस्तर पर पड़े कंबल को लात मारकर हटा दिया, धातु के दरवाजे की ओर भागा और उस पर जोर जोर से प्रहार करते हुए चिल्लाया, मदद करो, मदद करो। वह आदमी फिर से यहाँ है। ऐसा लगता है कि वह मुझे मारना चाहता है। इस बार वह गंभीर लग रहा है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, जो आराम करने और सोने वाला था, गुस्से में था। वह दौड़कर आया, लियू शाओयू का बड़ा हुआ हाथ पकड़ लिया, फिर अपना इलेक्ट्रिक बैटन निकाला और तेजी से लियू शाओयू के शरीर में घोंप दिया। तीव्र धारा सीधे लियू शाओयू के पूरे शरीर में प्रवाहित हुई। वह तुरंत धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर थोड़ा हिल गया और उसकी आंखें पीछे मुड़ गईं। चिल्लाओ, चिल्लाओ अपनी मां की चीख। क्या तुम अभी सोए नहीं हो? अगर तुम कल भी शोर मचाओगे तो मैं फिर तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ बार कोसने के बाद संभवतः कानून प्रवर्तन अधिकारी को चिंता थी कि लियू शाओयू बाद में फिर से उठेगा और उसकी नींद में खलल डालेगा, इसलिए उसने लियू शाओयू को कुछ और बार मारने के लिए बिजली के डंडे का इस्तेमाल किया। ये सुनिश्चित करते हुए कि यह आदमी सुबह तक सो सकता है, वह फिर वापस चला गया और झपकी जारी रखने के लिए मेज पर लेट गया। गुयांग ने छाया में छिपकर लियू शाओयू की दयनीय मुठभेड़ को देखा, अपना मुंह ढक लिया और एक हल्की सी हंसी निकाली, फिर जल्दी से दृश्य छोड़ दिया। जाने से पहले उन्होंने विशेष रूप से समय देखा। सुबह के 4 बज चुके थे। नहीं नहीं, मुझे आज रात शिकार करने के लिए जल्दी से एक लक्ष्य ढूंढना है। मैं एक दिन भी बर्बाद नहीं कर सकता। जहां तक हत्या करने और एक निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करने की बात है, गुयांग को वास्तव में इसकी इतनी बड़ी आवश्यकता या शौक नहीं था। परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। उसका अपना शरीर अब लकवाग्रस्त हो गया था और उसे जीवन भर खर्च करके धीरे धीरे ठीक होना पड़ा। और अगर उनका शरीर ठीक भी हो गया तो अपने शरीर को बेहतर बनाने और लंबे समय तक जीवित रहने से कौन विरोध करेगा? यह अनुमान लगाया गया है कि ब्लैक नाइट बुचर की पहचान जीवन भर उसके साथ रहेगी। आह, यह इतना भाग्यहीन क्यों लगता है? गुयांग फिर से ऊंची इमारतों के बीच घूमने लगा। यह कहना होगा कि शहर की सार्वजनिक सुरक्षा वास्तव में अच्छी थी। वह कई स्थानों पर गया लेकिन अपराध का कोई निशान नहीं मिला। इस समय व्यापार करने वाले कुछ लोग पहले से ही उठे हुए थे। सब्जियां बेचने वाले बूढ़े आदमी और औरतें सब्जियों की टोकरियां लेकर बाजार जा रहे थे। डिलीवरी करने वाले लोग अभी भी सड़कों और गलियों में घूम रहे थे और नाश्ता बनाने वाली दुकानें भी जल्दी उठ गई थीं और उबले हुए बंस और मंटू बना रही थीं। यह अफसोस की बात थी कि वह अपनी गोश्त शैडो अवस्था में खाना नहीं खा सका, अन्यथा गुयांग वास्तव में कुछ नाश्ता करना चाहता था। और जैसे ही वह उबले हुए बन और मंटो की दुकान के पास से गुजर रहा था, उसे अचानक कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मंटो बॉस और बॉस की पत्नी 2 मध्यम आयु वर्ग के लोग थे जो थोड़े छोटे और थोड़े मोटे थे। ये स्पष्ट था कि उनके बीच अच्छे संबंध थे। वे उबले हुए बन बनाते हुए बातें करते थे और कभी कभी हार्दिक हंसी उड़ाते थे। सामान्य लोगों के लिए खुशी इतनी सरल है, नौकरी होने पर उन्हें खोने की चिंता नहीं होती, परिवार के साथ अधिक समय बिताने में सक्षम होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। इन 3 बिंदुओं को पूरा करने से 90% लोग पहले ही आगे निकल जाते हैं। इस गर्म दृश्य ने गुयांग को थोड़ा ईर्ष्यालु महसूस कराया। हालांकि उसके रुकने का कारण ये जोड़ा नहीं था, बल्कि दर्जनों युवा लोग थे जो इस समय दुकान के प्रवेश द्वार से अंदर घुस आए थे। इन दर्जनों युवाओं के बाल विभिन्न रंगों में रंगे हुए थे। उनकी बाहें और गर्दनें टैटू से ढकी हुई थी। उन्होंने आवारा कपड़े पहने थे और उनके गले में सोने की बड़ी बड़ी चेनें लगी हुई थी। वे अहंकारी और घमंडी लग रहे थे। दंपति जो भी बात कर रहे थे और हंस रहे थे, जब उन्होंने इस समूह को अंदर आते देखा तो तुरंत अपने भाव बदल दिए, लेकिन व्यवसाय के मालिकों के रूप में उन्हें सभी प्रकार के लोगों का स्वागत करना पड़ा। इन दर्जनों उपद्रवी युवकों को एक एक जगह मिल गई। वे बैठ गए और अकड़कर खाना ऑर्डर करने लगे। बॉस, इसके बारे में जल्दी करो। मुझे और मेरे भाइयों को एक एक मंटो, एक स्टीम्ड बन और एक कप सोया दूध दें। ओह, इसके बारे में बोलते हुए हम भी आज आपके ग्राहकों का पहला बैच हैं। सौभाग्य के लिए हम में से प्रत्येक को उपहार के रूप में एक चाय का अंडा दें। बॉस मना करना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि ये लोग स्पष्ट रूप से परेशान करने वाले लग रहे थे, वह केवल अपना गुस्सा निगल सका।
1 या 2 चाय के अंडे, बस उन्हें दे दो। उन्होंने जल्दी से उबले हुए बंस और मंटो का पहला स्टीमर खोला जो पहले से ही तैयार था और अनियंत्रित युवाओं के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को नाश्ते का एक हिस्सा परोसा गया। जब उन्होंने प्रमुख हुआंग माओ की सेवा की तो हुआंग माओ ने अपना सिर उठाया और पूछा, बॉस, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मंटो बॉस ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर अजीबता का संकेत था। भाई, क्या तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो? मुझे कैसे पता चलेगा? ये ठीक है, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। याद रखना, मेरा नाम हुआंग जी है। अब से जब तुम मुझे देखो तो तुम मुझे हुआंग जी कह सकते हो। समझ गया, हुआंग जी। कृपया अपने भोजन का आनंद लें। मुझे अभी भी यहाँ काम करना है, इसलिए मैं व्यस्त रहूंगा। बॉस उनसे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते थे और तुरंत अपने स्टीम्ड बंस और मंटो बनाना जारी रखने के लिए वापस चले गए। हालांकि हुआंग जी के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और चुपचाप अपने बगल में बैठे अपने भाइयों की ओर देखा और अगले ही पल वे चुपचाप कार्य करने लगे। अध्याय -22 विध्वंस समझौता। कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। कुछ ही समय में बॉस और बॉस की पत्नी, जो सिर झुकाए मंटो और बाओजी को लपेटने में व्यस्त थे, एक तेज धमाके से चौंक गए। अपना सिर घुमाकर उन्होंने देखा कि यह पहले वाला हुआंग जी था, जिसने एक पैर से उड़ती हुई मेज को लात मारी थी। उस हुआंग जी ने तुरंत मंटो बॉस और बॉस की पत्नी की ओर इशारा किया और कोसना शुरू कर दिया। तुम दोनों कमीनों, तुम एक कुटिल व्यवसाय चला रहे हो। ये बाओजी और मंटो न केवल भयानक हैं, बल्कि अस्वास्थ्यकर भी हैं। वास्तव में मुझे अंदर कई बाल मिले। आओ स्वयं देखें। बाकी माथत भी खड़े हो गए, मेजें पीटने लगे और गालियां देने लगे। मंटो और बाओजी को हिलाने लगे, जिनमें से उन्होंने अभी अभी 2 कौर खाए थे। इस बाओजी में एक कॉकरोच है और यह अभी भी जीवित है। अरे बकवास, मेरे मंटो के बीच में सीमेंट का एक टुकड़ा है। ये हास्यास्पद है। दोस्तों, जल्दी से देखो, ये सोया दूध का कटोरा, इसे एक सोयाबीन को पीसकर और 1 टंकी पानी डालकर बनाया गया होगा। बॉस और बॉस की पत्नी रसोई से बाहर भागे। मूल रूप से उन्होंने वास्तव में सोचा कि उनके बाओजी और मंटो में कुछ गड़बड़ है और माफी मांगने के लिए अपना सिर नीचे करने वाले थे। लेकिन इन युवाओं ने जो कहा उसे सुनने के बाद वे तुरंत अवाक रह गए। बाओजी के अंदर का कॉकरोच अभी भी जीवित था। यहाँ तक कि अगर एक कॉकरोच गलती से उबली हुई बाओजी के अंदर लपेटा गया था तो क्या वह बर्तन में इतने लंबे समय तक भाप में पकने के बाद भी जीवित रह सकता है? तब तक ये पूरी तरह पक चुका होगा। और मंटो के बीच में सीमेंट था, जो और भी अपमानजनक था। प्रत्येक मंटो को हाथ से गूंथा गया था। अगर अंदर सीमेंट का इतना बड़ा टुकड़ा होता तो इसे बहुत पहले ही गूंथ लिया गया होता। उनके स्वयं पीने के बाद सोया दूध स्पष्ट रूप से खत्म हो गया था। वे सभी जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहे थे। बॉस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्रोधित होकर उन्होंने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, आप खाना खाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? मैं आपको बता दूं, मैं डरता नहीं हूं। मेरे यहाँ निगरानी है। हालांकि हुआंग जी ने भौहें उठाई और अपने पीछे एक गुप्तचर की ओर देखा। 1 दर्जन कर्मचारी तुरंत काउंटर के पीछे पहुंचे और कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया। बॉस चिंतित हो गए। यदि कोई निगरानी नहीं होती तो क्या ये बताना और भी कठिन नहीं होगा कि बाद में क्या हुआ? वह कंप्यूटर का नियंत्रण छीनने की कोशिश करते हुए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन बीच में ही कई मातहतों ने उसे जबरदस्ती रोक दिया, जिससे वह कंप्यूटर तक पहुंचने में असमर्थ हो गया। 1 मिनट से भी कम समय में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले कर्मचारी ने ऊपर देखा और कहा, ठीक है हुआंग जी, मैंने निगरानी बंद कर दी है और अंदर सहेजे गए वीडियो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, अपराधी युवकों का समूह, जिन्होंने वास्तव में अभी तक कुछ भी नहीं किया था, तुरंत अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं और काम में लग गए। मंटो बॉस को मौके पर ही बुरी तरह पीटा गया। अपने पति को पिता देख बॉस की पत्नी भी चिंतित हो गई। उसने मेज से बेलन उठाया और लड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन संख्या के मामले में दूसरे पक्ष का पलड़ा भारी था। इससे पहले कि उसका बेलन किसी को लग पाता, उसे छीन लिया गया और उसे पीछे से थप्पड़ मारा गया, जिससे वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। अंत में मंटो बॉस को बुरी तरह पीटा गया और फिर वापस फेंक दिया गया। बॉस की पत्नी तुरंत उसकी चोटों की जांच करने के लिए उसके पास गई। उसकी आंखों में दुख भरा हुआ था। बॉस ने उसके चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान ला दी और कहा, ये ठीक है, आप भूल गए, मेरा शरीर सबसे अच्छा है, मैं मार सह सकता हूँ। हुआंग जी ने लापरवाही से बाओजी और मंटो को जमीन पर फेंक दिया। फिर बॉस और बॉस की पत्नी के सामने आधा बैठ गए और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, क्या तुम दोनों अब तक नहीं जानते कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? बॉस ने अपने घावों को ढंक लिया, दर्द से मुंह बनाते हुए, और लापरवाही से पूछा, वास्तव में आप लोग कौन हैं? ऐसा नहीं लगता कि मैंने और मेरी पत्नी ने आपको नाराज किया है। क्या आप प्रवर्तन ब्यूरो से नहीं डरते? हुआंग जी दिल खोलकर हंसे। डर गया? बेशक, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें सबूत चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? आप ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि आपकी चोटें दूसरों द्वारा नहीं, बल्कि हमने ही पहुंचाई, या आप स्वयं गिरे? इसके अलावा क्या आप ये भी जानते हैं कि मैं किसका प्रतिनिधित्व करता हूं? ये स्पष्ट रूप से एक पूर्व निर्धारित उकसावे की कार्रवाई थी। दंपत्ति को चक्कर आ रहे थे और वे जीवन भर यह पता नहीं लगा सके कि उन्होंने लोगों के इस समूह को कैसे नाराज किया है। इस बिंदु पर हुआंग जी ने उन्हें संदेह में नहीं रखा और सीधे बात की। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। डोंग बॉस को आपका स्टोरफ्रंट पसंद आ गया है क्योंकि यह जगह शायद जल्द ही ध्वस्त होने वाली है। मुझे याद है कि डोंग बॉस आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए लोगों को लेकर आए थे और मांगी गई कीमत 10 मिलियन से भी अधिक हो गई थी, लेकिन आप बेचने को तैयार नहीं थे। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसे मुझसे मदद मांगनी पड़ी। आपको बस मुआवजे की राशि 10 लाख के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत होने की आवश्यकता है। हम गारंटी देते हैं कि हम तुरंत नाश्ते का भुगतान करेंगे, वापस आएंगे और चले जाएंगे, और फिर कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। यदि आप सहमत नहीं हैं तो इस दुकान को खुला रखने के बारे में सोचना भी मत। मंटो दुकान के बॉस और बॉस की पत्नी को तुरंत सब कुछ समझ में आ गया। ये पता चला कि इन ठगों को डोंग बॉस द्वारा व्यक्तिगत रूप से काम पर रखा गया था। वास्तव में इस जोड़े को इससे पहले आसन्न विध्वंस के बारे में पता नहीं था। वे केवल इतना जानते थे कि एक बड़े मालिक को उनकी दुकान पसंद आ गई थी, वह उसे खरीदना चाहता था और उसने 10 मिलियन की कीमत की पेशकश की थी। लेकिन इस जोड़े के लिए उन्हें ज्यादा पैसे नहीं चाहिए थे। इसके बजाय वे इस दुकान और कौशल को अपने पास रखना चाहते थे, ताकि जब उनका बेटा कॉलेज से स्नातक हो जाए तो अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो वह कम से कम वापस आ सके और बाऊजी बेचना सीख सके। इस दुकान के साथ यह उनके परिवार की 3 पीढ़ियों के लिए आरामदायक जीवन सुनिश्चित करने के बराबर था। इसलिए उन्होंने उस समय डोंग बॉस के प्रस्ताव को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। किसने सोचा होगा कि यदि प्रत्यक्ष दृष्टिकोण काम नहीं करेगा तो वह प्रत्यक्ष साधनों का सहारा लेगा। डोंग बॉस न केवल एक नया अनुबंध और कीमत लेकर आए, बल्कि ऐसे ठगों के एक समूह को भी बुलाया। यदि उन्होंने आज हस्ताक्षर नहीं किए तो कौन जानता है कि वे क्या खतरनाक चीजें कर सकते हैं।
ये देखकर कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, हुआंग जी ने आग में घी डालने का फैसला किया। उसके हाथ के एक हल्के झटके के साथ उसके पीछे के कई मातहतों ने तुरंत तेल के 2 बड़े बैरल उठा लिए। ढक्कन खुलने के बाद गैसोलीन की तीखी गंध से सभी को चक्कर आने लगे। हुआंग जी हाथ में लाइटर लेकर खेलते हुए आगे बढ़े और बोले, ध्यान से देखो, यह उच्च शुद्धता वाला ऑटोमोटिव गैसोलीन है। मेरे हाथ में एक लाइटर है। जब तक मैं इसे हल्के से जमीन पर पटकूंगा, तुम्हारी पूरी दुकान जलकर राख हो जाएगी। दंपत्ति इतने गुस्से में थे कि उनकी छाती कड़ी हो गई। आप बिल्कुल अराजक हैं, यह अवैध है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको न केवल हमारे नुकसान की भरपाई करनी होगी, बल्कि आपको 3 से 5 साल जेल में भी बिताने होंगे। क्या तुम्हें यकीन है? ये सुनकर हुआंग जी हंस पड़े। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया था, मेरे पीछे डोंग बॉस है। वह शहर का एक प्रसिद्ध उद्यमी है जिसके बहुत सारे संबंध हैं। इसके अलावा हम सभी पेशेवर हैं। आग लगाने के बाद हम निश्चित रूप से सभी सबूत मिटाने का कोई रास्ता खोज लेंगे। तब तक हम ये दावा कर देंगे कि यह आपके स्वयं के अनुचित संचालन के कारण हुआ गैस दहन विस्फोट था। आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको सच बता दूं, आप हमारे खिलाफ बिल्कुल नहीं लड़ सकते। भले ही मैं आज आग न लगाऊं, लेकिन मैं अपने भाइयों को हर दिन इस तरह के दृश्य के साथ खाने के लिए यहाँ ला सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये दुकान अभी भी खुली रह सकती है? अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो। कम से कम आपके शरीर को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है और आप अभी भी कुछ पैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो बाद में जब हम अन्य तरीकों का उपयोग करेंगे तो कीमत इतनी अधिक नहीं होगी। कौन जानता है, किसी दिन तुम दोनों की टांगें भी टूट जाएं। क्या आप सचमुच इच्छुक हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप दोनों की एक बेटी भी होनी चाहिए जो पढ़ रही हो, है ना? इन शब्दों ने तुरंत दोनों मालिकों के दिलों को झकझोर दिया। उनके परिवार के स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं था। ये बस एक छोटी सी बाबूजी की दुकान थी। कम से कम वे इसे छोड़ सकते थे और पैसे का उपयोग कहीं और किराए पर लेने के लिए कर सकते थे। हालांकि मूल रूप से 10 मिलियन की कीमत वाली एक दुकान केवल 10 मिलियन में बिकी। नुकसान सचमुच बहुत बड़ा था। वे इस तरह कैसे रह सकते थे? हालांकि वे ठगों की आक्रामकता, धमकियों और प्रलोभनों का सामना करते हुए असहाय महसूस कर रहे थे। अंततः नजरों का आदान प्रदान करने के बाद बॉस और बॉस की पत्नी केवल कड़वाहट से सिर हिला सकते थे। ठीक है, हम सहमत हैं। हम आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। ये सुनने के बाद हुआंग जी अविश्वसनीय रूप से आत्मसंतुष्ट हो गए। उसने तुरंत ताली बजाई और 2 बाबूजी दुकान मालिकों के सामने दिल खोलकर हंसा। ये सही है, चलो अच्छा सहयोग करें, हम सब भाई भाई हैं। यदि आपको भविष्य में कभी भी अपने हुआंग जी की सहायता की आवश्यकता होगी, तो आपका हुआंग जी निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। जल्दी 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 करें और गैसोलीन बैरल पर ढक्कन वापस लगा दें। यदि बाद में वे गलती से लीक हो जाएं तो क्या होगा? इसके अलावा इस टेबल को ऊपर उठाने और बचे हुए कूड़े को साफ करने में मदद करें। बॉस अब हमारा अच्छा दोस्त है, हम उसे धमका नहीं सकते। मंटो बॉस अंदर ही अंदर गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। आखिर कौन आपसे दोस्ती करना चाहता है? अरे दुष्टों, तुम्हें देर सबेर अपना फल मिलेगा। हुआंग जी ने हंसते हुए अपने पीछे के मातहतों से कहा, मेरे लिए इन दोनों लोगों पर नजर रखना, उन्हें भागने मत देना। मैं कॉन्ट्रैक्ट और पेन लेने के लिए कार में जा रहा हूँ। बाकी मातहतों ने सहमति में सिर हिलाया। हुआंग जी घूमे और बाबूजी की दुकान से बाहर चले गए। सड़क के किनारे खड़ी अपनी कार के पास गए, चाबी निकाली और कार का दरवाजा खोला। इस सहयोग का समझौता उन्होंने बहुत पहले ही छपवा लिया था। अब बस दूसरे पक्ष को हस्ताक्षर करने और अपना फिंगरप्रिंट लगाने की आवश्यकता थी। लेकिन जैसे ही उसने पिछली कार का दरवाजा खोला, उसने पाया कि कार के अंदर अंधेरा था और वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। अध्याय 23, एक मानव सिर, पीला मुर्गी भाई। सुबह के 4 या 5 बज रहे थे। दृश्यता पहले से ही बहुत कम थी। सूरज अभी तक निकला भी नहीं था और प्रकाश का एकमात्र स्रोत स्ट्रीट लाइटें थी। यद्यपि प्रकाश मंद था, फिर भी कम से कम चीजों को मोटे तौर पर देखने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन कार बिल्कुल काली थी। कोई भी अपने चेहरे के सामने उनका हाथ नहीं देख सकता था। यह अविश्वसनीय रूप से अंधेरा था। हालांकि हुआंग जी के दिल में संदेह का एक संकेत झलक रहा था, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए वापस आने की जल्दी में थे। डोंग बॉस ने इस सौदे के लिए 10 मिलियन की कीमत की पेशकश की थी और उसने इसे केवल 10 मिलियन में तय किया था, इसलिए उसे निश्चित रूप से एक बड़ा इनाम मिलेगा, शायद इतना कि उसे अपने बाकी जीवन के बारे में चिंता न करनी पड़े। उसके दिल पर इस तरह की खुशी का असर होने के कारण उसने बहुत पहले ही अपनी सारी सतर्कता खो दी थी और पीछे की सीट पर इधर उधर टटोलने लगा। वैसे भी उसे याद आया कि उसने अनुबंध को पिछली सीट पर फेंक दिया था, इसलिए उसे बस चारों ओर महसूस करके इसे ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। जल्द ही जैसे ही वह इधर उधर टटोला, उसे वास्तव में उस मोटे स्थानांतरण अनुबंध का एहसास हुआ। हुआंग जी के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी और जैसे ही वह बल के साथ अनुबंध को बाहर खींचने वाला था, उसने पाया कि ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज ने दबाया है और चाहे वह कितना भी जोर से खींचे, वह उसे बाहर नहीं निकाल सका। उन्होंने बहुत अधिक बल प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि गलती से अनुबंध टूट जाएगा और देर रात में प्रिंट की दुकान ढूंढना वाकई मुश्किल होगा। इसलिए वह केवल अनुबंध के किनारे का अनुसरण कर सकता था, ये देखना चाहता था कि इसे नीचे क्या दबा रहा है। लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर महसूस किया, अचानक उसने एक हाथ को छू लिया। ये बर्फ जैसा ठंडा हाथ था, बर्फ की सिल्ली की तरह। हुआंग जी तुरंत चौंक गए और जब तक उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बदले में उस बर्फ ठंडे हाथ ने उनकी कलाई पकड़ ली। मदद करो। इससे पहले कि वह चिल्ला पाता, उसे एक शक्तिशाली ताकत ने सीधे कार में खींच लिया और कार का दरवाजा बूम के साथ बंद हो गया। इस समय उसके छोटे भाई अभी भी दुकान पर बैठे गर्व से इतरा रहे थे। कोने में बैठे उदास बॉस और बॉस की पत्नी को देखते हुए कान की बाली पहने हुआंग माओ आदमी ने लापरवाही से 2 सिगरेट फेंक दी। शर्माओ मत, पहले उन्हें रोशन करो, हुआंग जी जल्द ही वापस आ रहे हैं। ओह, वैसे मेरा नाम हाउजी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप लोगों को वास्तव में इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत अधिक पैसा होना भी अच्छी बात नहीं है। देखो, पैसे के कारण ही तुम्हें ये कष्ट सहना पड़ा है। देखो तुम्हारी कितनी पिटाई हो रही है। सौभाग्य से आप समय पर जाग गए। यदि आप अभी भी पैसे से चिपके रहते तो इसका असर आपकी बेटी के स्कूल में भी पड़ सकता था। स्टीम बन शॉप के बॉस और बॉस की पत्नी ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोले, लेकिन अपने दिल में उन्होंने 18 पीढ़ियों से हुआंग माओ के पूर्वजों के इस समूह को शाप दिया था। लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे ईमानदार, कानून का पालन करने वाले लोग थे जिन्हें अपने परिवार का समर्थन करने के लिए पैसा कमाना था। वे बस इन पागलों से आगे नहीं बढ़ सकते थे। इससे भी अधिक, दूसरे पक्ष के पास एक बड़ा बॉस था जो उनका समर्थन कर रहा था, इसलिए वे केवल चुपचाप ही पीड़ित हो सकते थे। हाउजी ने अपने लिए एक सिगरेट जलाई और फिर धुएं का छल्ला उड़ाने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि सबसे बड़ा लाभ हुआंग जी को होगा, लेकिन मदद के लिए आए छोटे भाइयों को निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा मिलेगा, जो उनके लिए कुछ समय तक आराम से रहने के लिए पर्याप्त होगा। शायद कुछ लड़कियां भी मिल जाएं।
अपने दिल में एक अच्छे जीवन की कल्पना करते हुए वह स्टीम्ड बन शॉप के जोड़े के साथ जीवन के महान सिद्धांतों पर चर्चा करना नहीं भूले। जैसा कि कहा जाता है, पैसा खोने से आपदा टल जाती है, लोगों को संतुष्ट रहना चाहिए। 10 लाख पहले से ही बहुत है, आपके 3 लोगों के परिवार के लिए बहुत लंबे समय तक जीने के लिए पर्याप्त है। अच्छा स्वास्थ्य और सौहार्दपूर्ण परिवार सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, है ना? हाउजी इस समय एक जीवन गुरु के रूप में परिवर्तित हो गया और लगातार इस जोड़े को प्रबुद्ध करने का प्रयास कर रहा था। लोगों को व्याख्यान देने की उसकी अपनी विकृत इच्छा को संतुष्ट करने के अलावा एक और कारण भी था। इस बार सभी ने जितना पैसा घोटाला किया था वह बहुत अधिक था। अगर जोड़े को अचानक विचार करना पड़ा और पुलिस को रिपोर्ट करने या परेशानी पैदा करने पर जोर दिया गया, तो कौन जानता है कि इसे उन्हें कितनी परेशानी होगी। ऊपर के वे बड़े बॉस पैसे खर्च करने से नहीं डरते थे, वे मुसीबत से डरते थे जो संभवतः उनकी आय को प्रभावित कर सकता था। इसलिए उन्हें अधिक समझाना और शांत करना सभी के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन जब वे बातें कर रहे थे, एक सिगरेट पहले ही खत्म हो चुकी थी और हुआंग जी, जो अनुबंध लेने के लिए बाहर गए थे, अभी भी वापस नहीं आए थे। कमरे में मौजूद कई छोटे भाई थोड़े अधीर हो रहे थे। हाउ जी, हुआंग जी को अनुबंध पाने में इतना समय क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं है कि वह इसे मौके पर ही छाप रहा है। हाँ, क्या उसे बहुत अधिक सोया दूध पीने से चक्कर आ रहा है? जब हाउ जी ने यह सुना तो वह भी बहुत भ्रमित हुआ। कारण के अनुसार उसे 2 मिनट में वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अब 10 मिनट से अधिक समय हो गया था। भले ही वह इसे मौके पर ही प्रिंट कर रहा हो, लेकिन शायद अब तक उसका काम पूरा हो चुका होता। उसने अपना सिर बाहर निकाला और दुकान के बाहर देखा। हुआंग जी की पुरानी जीप अभी भी प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, लेकिन वह व्यक्ति जा चुका था। हाउ जी का चेहरा असंतोष से भरा था। हुआंग जी क्या कर रहे हैं? वह इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते, वह बॉस कैसे हो सकते हैं? यदि यह वास्तव में काम नहीं कर रहा है, तो उन्हें जल्दी ही पद छोड़ देना चाहिए और मुझे बॉस बनने देना चाहिए। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सिगरेट का बट जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से खड़ा होकर बोला, मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, मैं जाकर सभी का पता लगाऊंगा। हाउ जी को यह कहते हुए सुनकर अन्य छोटे भाइयों ने सिर हिलाया। हाउ जी जीप की ओर लपका। जीप के अंदर गुप्त पर अंधेरा था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वह पास आया, वह कार में चिल्लाया, हुआंग जी, क्या आप कार में हैं? आप अनुबंध प्राप्त करने में इतना समय क्यों ले रहे हैं? क्या आप सो सकते थे? हालांकि 2 बार आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। किसी कारण से अंधेरे कार में देखकर हाउ जी को घबराहट का एहसास हुआ, जैसे कि कोई विशाल जानवर उसे अंदर से घूर रहा हो, जिससे उसका दिल थोड़ा असहज हो गया। लेकिन फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके सभी भाई प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहे थे। धिक्कार है, अगर मैं अब पीछे हट गया तो क्या मैं काय नहीं दिखूंगा? इसके बाद मैं टीम में दूसरे प्रमुख के रूप में अपनी स्थिति कैसे सुरक्षित कर सकता हूं? उसने साहस जुटाया और कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह जीप से लगभग 3 या 4 मीटर दूर पहुंचा, एक काली गोल वस्तु अचानक कार की खिड़की से बाहर निकली। हाउ जी सहजता से आगे बढ़े और वस्तु को पकड़ लिया। ये गर्म और फिसलन भरा था और ऐसा लग रहा था कि नीचे तरल पदार्थ बह रहा है। हाउ जी ने मंद रोशनी के नीचे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और तुरंत हुआंग जी की चौड़ी आंखों से मिला। ये वास्तव में एक मानव सिर था। आहा, मदद करो, कोई मर गया है। हाउ जी चौंक गया और उसने सहजता से सिर को अपने हाथ में लेकर दूर फेंक दिया। उसे फुटबॉल की तरह 10 मीटर से अधिक दूर तक फेंक दिया और वह वास्तव में उबले हुए बन की दुकान के प्रवेश द्वार पर कई भाइयों के बीच में तेजी से गिरा। क्योंकि आकाश में अंधेरा था और दूरी बहुत अधिक थी, भाइयों को पहले तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया कि यह क्या है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सिर नीचे किया और स्पष्ट रूप से देखा, वे सभी तुरंत बुरी तरह डर गए। वह मर चुका है, हुआंग जी मर चुका है। हे भगवान, कोई मारा गया है, सब लोग भागो, पुलिस को रिपोर्ट करो। हर कोई चौंक गया और घबरा गया, दीवार के सहारे झुक गया और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे केवल छोटे मोटे ठगों का एक समूह थे, लड़ाई झगड़ा आम बात थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी किसी की हत्या नहीं की थी। और प्रवेश द्वार के ठीक बीच में एक खून से सना सिर रखा हुआ था। हाउ जी इस समय दुकान के बगल वाली सीढ़ियों पर बैठा था, यहाँ तक कि खड़ा होने में भी असमर्थ था। दुकान के अंदर उबले हुए बन की दुकान के बॉस और बॉस की पत्नी हुआंग जी को देखकर, जो कुछ ही क्षण पहले इतने अहंकारी थे, पलक झपकते ही एक लाश में बदल गए। वे भी अपनी बुद्धि से डर गए, उनका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। इस समय भी सड़क पर बहुत कम लोग थे, इसलिए शोरगुल के कारण अन्य लोग वहां आने के लिए आकर्षित नहीं हुए और स्थिति गतिरोधपूर्ण हो गई। हर कोई उस खून से सने सिर को देख रहा था, अपने दिलों में भयभीत था, नहीं जानता था कि आगे क्या करना है। अभी कुछ ही मिनट हुए थे, हत्यारे ने ये कैसे किया? वास्तव में हुआंग जी को इतनी बेरहमी से मार डाला और उसका सिर भी काट दिया। कई मिनटों के बाद होश में आने वाला पहला व्यक्ति हाउ जी था, जो सीढ़ियों पर बैठा था। जब वह मन ही मन भयभीत था, तभी उसे अचानक कुछ याद आया। कुछ गड़बड़ है, अगर हुआंग जी मर गया है तो उसका सिर कार से बाहर कैसे आ गया? हत्यारा अभी भी कार में होगा। वह बाहर आने की हिम्मत नहीं करता, वह भागने से पहले हम सभी को डरा देना चाहता है। इसका मतलब यह है कि हत्यारा ताकतवर भी नहीं है और कायर भी है। क्या यह सर्वोत्तम अवसर नहीं है? जब तक मैं आगे बढ़ सकता हूं और हत्यारे को पकड़ने के लिए सभी का नेतृत्व कर सकता हूं, मैं निश्चित रूप से हुआंग जी की जगह ले सकता हूं और टीम का बॉस बन सकता हूं। साथ ही इस बड़े सौदे को पूरा करने और बड़ी धनराशि प्राप्त करने पर मैं सीधे जीवन के शिखर पर पहुंच सकता हूं। अवसर, यह मेरा अवसर है। महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर हाउ जी धीरे धीरे अपना डर भूल गया। बिना कुछ कहे उसने सड़क के किनारे से एक ईंट उठाई और दुकान में मौजूद भाइयों से चिल्लाया, हर कोई कायर न बने, अपने हथियार पकड़ें। हत्यारा निश्चित रूप से अभी भी उस कार में है, हम में से बहुत से लोगों के साथ, भले ही वह एक विशेष बल का सैनिक हो, फिर भी हम उसे मार गिरा सकते हैं। आइए मिलकर हुआंग जी का बदला लें, जिसने भी हमारे भाई को परेशान किया उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। भले ही हम उसे मौत के घाट उतार दें, जब प्रवर्तन ब्यूरो आएगा तब भी हम कुछ बंधन खींच सकते हैं और इसे आत्मरक्षा के रूप में शासित करवा सकते हैं। पोते पोतियों जैसे कायर, तुम लोग वहां किस लिए छुपे हो? क्या तुम अभी भी आदमी हो? मुझे अपने से नीचा मत देखो। अध्याय -24, मेरे पीछे रात्रि कसाई है। हाउ जी द्वारा प्रोत्साहित किए जाने के बाद जो ठग अभी घबराए हुए थे, उन्हें भी अब डर के कारण अपनी हिम्मत बढ़ती हुई महसूस हुई। यदि यहाँ केवल 1 या 2 लोग होते तो उन्होंने पीछे हटने का विकल्प चुना होता, लेकिन अब यहाँ 1 दर्जन से अधिक भाई थे। वे आरोप लगाने की हिम्मत कैसे नहीं कर सकते थे? कई भाइयों द्वारा एक दूसरे पर नजर डालने के बाद उन्होंने तुरंत मेंटोर और स्टीम्ड बन की दुकान में खोजबीन की और हथियार और उपकरण पाए। या तो उन्होंने रसोई से क्लीवर छीन लिए या जमीन पर गिरे हुए बेलन उठा लिए, और जिनके पास कुछ नहीं था उन्होंने टेबल और बेंच पकड़ ली। वे भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। सभी ने सीधे हुआंग जी के सिर पर पैर रखा और जीर्ण शीर्ण जीप की ओर तेजी से चल दिए। इस समय उबले हुए बन शॉप बॉस और बॉस की पत्नी, जो अभी अपनी बुद्धि से डरे हुए थे, अंततः ठीक हो गए। जमीन पर खून से लथपथ सिर को देखकर उबले हुए बन दुकान के बॉस को अचानक कुछ ख्याल आया।
वह खड़ा हुआ और जोर से हंसने लगा। मुझे पता है, मैं सब कुछ समझता हूँ। वे ठग, जिन्होंने अभी अभी साहस जुटाया था और एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, जब उन्होंने उसे बेतहाशा चिल्लाते हुए सुना तो कुछ हद तक हतप्रभ रह गए। वे भौहें सिकोड़कर उसकी ओर देखने के लिए पीछे मुड़े। अरे मोटू, तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? क्या तुम भी 2 ईंटें खाना चाहते हो? यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए आत्मसंतुष्ट हो सकते हो क्योंकि हुआंग जी को कुछ हुआ है। यहाँ हम में से कोई भी तुम्हें मार सकता है। आप क्या समझते हैं? तुम अपनी माँ को समझते हो? सबकी धमकियों और धमकियों का सामना करते हुए इस बार फैटी को कोई डर नहीं लगा। वह अपना सिर ऊंचा करके गर्व से जमीन से उठ खड़ा हुआ। वास्तव में तुमने मुझे धमकाने का साहस किया। जब आप मुझे धमकाते हैं तो यही होता है। क्या आप जानते हैं कि मेरा समर्थन कौन कर रहा है? अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप बेहद डर जाएंगे। ये सुनकर हाउजी, जो बॉस बनने वाला था, को भी थोड़ा अनिश्चितता महसूस हुई। उसने अस्थायी रूप से पूछा, क्या तुम भी सड़क से हो? तो बताओ, तुम किस बॉस का अनुसरण कर रहे हो? मंटो दुकान के बॉस ने आत्मसंतुष्टता से कहा, मैं जिस बॉस को फॉलो करता हूं वह उस बॉस से कहीं अधिक शक्तिशाली है जिसे आप फॉलो करते हैं। काली रात कसाई, उसके बारे में सुना। जैसे ही ये शब्द प्रकट हुए, उपस्थित सभी लोग डर से थोड़ा कांपने लगे। अब इंटरनेट का युग था और खबरें बहुत तेजी से फैलती थीं। सुबह में प्रवर्तन ब्यूरो ने एक वांछित पोस्टर जारी किया था जिसमें उसे पकड़ने के लिए वैध जानकारी प्रदान करने के लिए 200,000 युआन का इनाम देने की पेशकश की गई थी। ये दिखाने के लिए काफी था कि ब्लैक नाइट बुचर का किरदार कितना घृणित था। हर कोई अविश्वसनीय रूप से उत्सुक था और यह जांचने के लिए गया कि ब्लैक नाइट बुचर ने कौन से अपराध किए थे। मामले का विस्तृत विश्लेषण देखने के बाद हर कोई इतना डर गया कि उनके पैर जेली में बदल गए। या तो सभी अंक काट दिए गए या एक ही बार से सिर उड़ गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर अपराध बहुत रहस्यमय था, कोई निशान नहीं छोड़ता था। पहली बार एकदम बंद कमरे में की गई हत्या थी और दूसरी बार गवाहों के सामने किसी की हत्या करने के बाद उसकी छाया तक नहीं देखी गई। हर पहलू से पता चलता है कि यह आदमी कितना खतरनाक था। उसकी लड़ने की शक्ति भयानक रूप से मजबूत थी और वह बेहद सतर्क था। ऐसा जघन्य चरित्र भले ही किसी भी टीवी श्रृंखला में रखा जाए, अंतिम प्रमुख खलनायक होगा। ये लोग तो बस छोटे मोटे लोग थे, वे ब्लैक नाइट बुचर से मौत तक लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? हालांकि हाउजी नाम सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए और सवाल किया, अरे मोटू, झूठ बोलना बंद करो। ब्लैक नाइट बुचर आता है और बिना किसी निशान के चला जाता है, यहाँ तक कि प्रवर्तन ब्यूरो भी एक भी सुराग नहीं ढूंढ पा रहा है। आप वास्तव में कहते हैं कि आपका समर्थक ब्लैक नाइट बुचर है? तुम भूतों से झूठ बोल रहे हो। मंटो दुकान के बॉस को ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष उससे पूछताछ करेगा और वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह दुकान में घुस गया और सबूत के 2 टुकड़े निकाले। एक आधा इस्तेमाल किया हुआ रेचक था और दूसरा प्रवर्तन ब्यूरो से डिलीवरी ऑर्डर था। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, मैंने ऑनलाइन रिपोर्टें देखी और मुझे पता चला कि ब्लैक नाइट बुचर एक महान नायक है जो अपराधियों से लड़ने और बुरे लोगों को मारने में माहिर है। और प्रवर्तन ब्यूरो के वे लोग कानून की निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखने के लिए उन बदमाशों को बाहर घूमने देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे महान नायक ब्लैक नाइट बुचर को पकड़ने पर जोर देते हैं। इसलिए मैंने प्रवर्तन ब्यूरो द्वारा डिलीवरी के लिए ऑर्डर किए गए दलिया में सीधे जुलाब मिला दिया, जो उन्हें कई बार दस्त होने के लिए पर्याप्त था। इस तरह मैं मिस्टर ब्लैक नाइट बुचर के लिए कीमती समय खरीद सका। उस समय हमने गुप्त रूप से प्रार्थना भी की थी कि ब्लैक नाइट बुचर की मदद करने के बाद वह अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित करेगा और हम पति पत्नी की रक्षा करेगा। ब्लैक नाइट बुचर कितना शक्तिशाली प्राणी है, उन्हें बहुत पहले पता चल गया होगा कि प्रवर्तन ब्यूरो के लोगों को जुलाब दिया गया था और उन्हें दस्त हो गए थे। हालांकि वह आज रात व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए, फिर भी वह हम पति पत्नी का हालचाल जानने अवश्य आए होंगे। अप्रत्याशित रूप से वह आप जैसे अंध मूर्खों के समूह से टकरा गया और उसने हुआंग जी या हुआंग डॉग या जो भी वह था उसे लापरवाही से मार डाला। अब आप जानते हैं कि मेरा समर्थक कौन है, ठीक है? आपसे कह रहा हूं कि अभी ईमानदार लोगों को धमकाने का साहस करें। हम ईमानदार लोग ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें आप अपमानित कर सकें। मंटो दुकान के बॉस ने गर्व से अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों के बारे में बताया, जैसे कि एक उत्कृष्ट बायोडेटा दिखा रहा हो। उसके सामने वाले ठग स्तब्ध होकर सुनते रहे और उनके दिमाग में एक साथ एक विचार आया, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हालांकि मंटो शॉप बॉस ने जो कहा वह थोड़ा अजीब था, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से उचित लगा। ब्लैक नाइट बुचर मूल रूप से आज गुप्त रूप से आने और अपना आभार व्यक्त करने की योजना बना रहा था, लेकिन अचानक यहां दूसरों को धमकाने वाले अंधे लोगों के समूह में आ गया। एक व्यक्ति को मारना पहले से ही दया दिखाना था। यदि वह थोड़ा अधिक क्रूर होता तो संभवतः उन सभी को मार डालता। बॉस की पत्नी ने अपने पति के महान कार्यों को सुना, खुद को रोक नहीं सकी और सीधे उसके चेहरे को चूम लिया। पति, तुम अद्भुत हो। मुझे आज चिंता हो रही थी कि तुमने जो किया क्या वह सही था, लेकिन अब ये बिल्कुल सही लग रहा है। कभी कभी कानून प्रवर्तन नियमों से बाधित होता है और अक्सर इन दुष्टों से बिल्कुल भी नहीं निपट पाता है। इन दुष्टों को भुगतान करने के लिए अभी भी ब्लैक नाइट बुचर बनना होगा। अब से हमारे पीछे एक सुरक्षात्मक छाता भी है। चलो देखते हैं कौन हमें धमकाने की हिम्मत करता है। अब ब्लैक नाइट बुचर के समर्थन के साथ मंटो शॉप बॉस आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह कड़कर बाहर निकला, पेट बाहर निकाला हुआ, सीधे उस हाउजी के सामने चला गया और बिना कुछ कहे हाउजी के माथे पर थप्पड़ मारा। हाउजी पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने ईंट को अपने हाथ में पकड़ लिया। वह चाहता था कि वह इस मृत फैटी को एक ही झटके में बेहोश कर दे। हालांकि फैटी बिल्कुल भी घबराया नहीं था। वह कर गया और अपना सिर आगे की ओर कर दिया। यो हो, तुमने एक बड़ी ईंट पकड़ रखी है और बहुत सख्त महसूस कर रहे हो, है ना? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मारो। चलो चलो, मुझे एक बार मारो। देखिए क्या लॉर्ड ब्लैक नाइट बुचर मुझसे बदला लेगा। जल्दी करो और मुझे मारो। क्या आपने अभी जो कुछ भी कहा वह इतना सक्षम नहीं था? अब आप बात क्यों नहीं कर रहे? हाउजी को अविश्वसनीय रूप से अन्याय महसूस हुआ। अगर ऐसा होता तो वह अब तक उसे ईंट से कुचल चुका होता। भले ही वह गिरफ्तार हो जाएं और कुछ दिन जेल में बिताएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी उन जैसे लोगों के लिए प्रवर्तन ब्यूरो के हिरासत कक्ष में जाना घर जाने जैसा था। हालांकि इस समय इस मोटे बॉस के बार बार उकसावे का सामना करते हुए उसने फिर भी हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की, बिल्कुल भी जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर इस मंटो बॉस ने जो कहा वह सच था और ब्लैक नाइट बुचर वास्तव में यहाँ सब कुछ गुप्त रूप से देख रहा था? यदि उसने इस ईंट से वार किया तो भले ही दूसरे पक्ष ने उसकी पहचान छुपाने के लिए उसे तुरंत न मारा हो, लेकिन बाद में वह निश्चित रूप से हिसाब बराबर कर लेगा। हमेशा ऐसा समय आता था जब वह अकेला होता था, है ना? भयानक, ये बिल्कुल भयानक था। ये देखकर कि हाउजी कार्रवाई करने में धीमा था, मंटो बॉस और भी साहसी हो गया। उसने अपना सिर उठाया और हाउजी की नाक पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे हाउजी की नाक तुरंत चपटी हो गई। अरे, तुम्हें अभी मुझे मारना अच्छा लगा, क्या तुम्हें इसमें मजा नहीं आया?
अब पलटवार करने की मेरी बारी है। हाउजी ने अपना चेहरा ढंक लिया, जिससे उसकी नाक से खून बह रहा था, और कुछ कदम पीछे हट गया। लेकिन कौन जानता था, मंटो बॉस अथक था। उसने वास्तव में जमीन से एक ईंट उठाए, उसे एक गंभीर झटका देने की तैयारी कर रहा था। हाउजी भयभीत था। अगर वह ईंट उसे लग जाती तो उसे न जाने कितने दिन अस्पताल में पड़े रहना पड़ता। वह इतना डर गया कि वह मुड़ा और भाग गया। सौभाग्य से वह अपेक्षाकृत पतला और फुर्तीला था, इसलिए उसने जल्दी से केवल 2 या 3 कदमों में मंटो बॉस को पीछे छोड़ दिया और सड़क के कोने से गायब हो गया। मंटो बॉस ने लगातार ईंट को अपने हाथ में पकड़ रखा था और शेष दर्जन भर ठगों को घूरकर देखा। तुम लोगों ने भी अभी मुझे मारा है ना? चलो चलो देखते हैं तुम मुझसे लड़ते रहो। उन ठगों ने जोर से निगल लिया, मेज, कुर्सियां, बेंच और अपने हाथों में बेलन गिरा दिए और भागने के लिए मुड़ गए। कौन कल्पना कर सकता था कि एक छोटी सी मंटो दुकान के मालिक के पास वास्तव में एक पेशेवर हत्यारा कसाई था जो उसकी सुरक्षा कर रहा था। ये दुनिया सचमुच पागल थी। मंटो दुकान के बॉस को केवल यह महसूस हुआ कि वह अब एक महान नायक था जो अकेले हजारों लोगों से लड़ने में सक्षम था। यहां तक कि उसके पीछे उसके बॉस की पत्नी ने भी उस पर प्रशंसा भरी निगाहें डाली। तभी मंटो दुकान के बॉस की नजर अंधेरी जर्जर जीप पर पड़ी। उसने अपना सिर घुमाया और अपने बॉस की पत्नी से कहा, पत्नी, तुम पहले दुकान साफ करो, मैं अब प्रवर्तन ब्यूरो जा रहा हूं। बॉस की पत्नी थोड़ी उलझन में थी। आप प्रवर्तन ब्यूरो में किस लिए जा रहे हैं? मैं आत्मसमर्पण करने जा रहा हूं। अध्याय 25, हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। बॉस की पत्नी को अपने पति की हरकत तुरंत समझ आ गई। उसने जोर से सिर हिलाया। तुम जाओ, मैं यहां सब संभाल लूंगा। बोलने के बाद वह मुड़ी और सफाई करने के लिए सीधे उबले हुए बन की दुकान में चली गई। आज व्यवसाय के लिए उद्घाटन संभवतः असंभव था, उन्हें सामग्री को ठीक से संसाधित करना था। अपनी पत्नी के जाने के बाद मंटो बॉस जीप के सामने थोड़ा झुके और धीरे से बोले, मिस्टर ब्लैक नाइट बुचर, मैं मामले की रिपोर्ट करने के लिए अपनी बाइक से प्रवर्तन ब्यूरो जा रहा हूं। वहां पहुंचने में शायद लगभग 20 मिनट लगेंगे। आपको जल्दी से निकलना चाहिए और घटनास्थल पर निशान साफ करना चाहिए। आज रात आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मैंने तुम्हें परेशान किया है। बोलने के बाद मंटो बॉस शांति से अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक पर प्रवर्तन ब्यूरो की ओर चला गया। जहां तक गुयांग का सवाल है, वह पहले ही उस व्यक्ति की हत्या करके लौट आया था। वह कुछ नहीं कर सकता था, यह एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसका वह विरोध नहीं कर सका। इन कुछ हत्याओं के बाद गुयांग को यह समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा था। हालांकि घोस्ट शैडो और उसका मुख्य शरीर अलग अलग कार्य कर सकते थे, वे वास्तव में एक ही व्यक्ति थे। वे एक साथ फले फूले और एक साथ पीड़ित हुए। लेकिन जब भूत छाया ने दूसरे व्यक्ति को मार डाला और उसके जीवन काल को लूट लिया, तो भूत छाया के भीतर संग्रहित ऊर्जा मुख्य शरीर की ऊर्जा से कहीं अधिक हो जाएगी, जिससे दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण असंतुलन पैदा हो जाएगा। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए घोस्ट शैडो को तुरंत गुयांग के पास लौटना पड़ा और इस ऊर्जा का आधा हिस्सा साझा करना पड़ा। अन्यथा मुख्य भाग और भूत छाया दोनों रह सकते हैं। भूत छाया की शक्ति की तुलना में यह छोटा सा दोष महत्वहीन लग रहा था। गुयांग अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे और छाया के भीतर से साझा की जा रही शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। इस बार लूटी गई आयु 25 वर्ष जितनी अधिक थी। इसका मतलब यह था कि अगर हुआंग जी को कोई बड़ी चोट नहीं लगी, तो वह अगले 50 वर्षों तक सुरक्षित रूप से जीवित रह सकते थे। बुरा नहीं, आधुनिक युवाओं के बीच इसे अपेक्षाकृत दीर्घजीवी माना जाता है। शराब पीना, धूम्रपान करना, टैटू बनवाना, बालों को परवाना, क्लब करना, उसने सारी बुरी आदतें खूबसूरती से पाल ली थी। पलटकर देखने पर पता चलता है कि वह अभी भी अगले 50 वर्षों तक जीवित रह सकता है, एक पूर्ण सुपरमैन। इन 25 वर्षों को जोड़ने के साथ गुयांग का अपना जीवनकाल 65 वर्ष तक पहुंच गया। और इस शक्तिशाली जीवनकाल वृद्धि के कारण उनकी शारीरिक स्थिति एक बार फिर से ठीक हो गई। इस बार उसके दोनों हाथों में फिर से संवेदना आ गई। आसपास किसी के न होने का फायदा उठाते हुए गुयांग ने कड़ी मेहनत की और दोनों हाथ स्वतंत्र रूप से चल सकते थे और ताकत से भरे हुए थे। कल की तुलना में जब वह केवल अपना दाहिना हाथ ही हिला सकता था और वह अपेक्षाकृत कमजोर था, यह एक बहुत बड़ा सुधार था। यह बहुत बढ़िया था। उसके हाथ चलने में सक्षम होने के कारण वह अधिकांश समय स्वतंत्र रूप से रह सकता था। अगर वह बाहर टहलने जाना चाहता तो व्हीलचेयर को अपने हाथों से धक्का दे सकता था। एक और उल्लेखनीय सुधार, इस दर से उन्होंने अनुमान लगाया कि वह एक सप्ताह से कुछ अधिक समय में पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। हालांकि इस समय गुयांग के पास एक साहसिक विचार था। यदि वह ठीक हो जाता और इस तरह अस्पताल छोड़ देता जब वह भविष्य में ब्लैक नाइट बुचर के रूप में लोगों को मारता, तो उसके पास पक्षाघात की ढाल नहीं होती। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि भूत की छाया आती है और बिना किसी निशान के चली जाती है और कोई सबूत नहीं छोड़ती है, आप निश्चिंत हो सकते हैं। याद रखें, ऐसी कोई दीवारें नहीं हैं जो हर चीज को बाहर रख सकें। उसने केवल 2 लोगों की हत्या की थी और पहले ही लियू ताओ का ध्यान आकर्षित कर चुका था। हालांकि वह भविष्य में मारने के लिए बाहर कुछ खलनायकों को खोजने की कोशिश करेगा, लेकिन कभी कभी अपने आसपास के खतरों को खत्म करने के लिए इस क्षमता का उपयोग करना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा। समय के साथ ध्यान आकर्षित न करना बिल्कुल असंभव था। लकवाग्रस्त होने की पहचान वास्तव में महत्वपूर्ण थी। गुयांग अपने आप को सोचने से रोक नहीं सका। शायद कुछ दिनों में मैं ये रहस्य उजागर कर दूंगा कि मेरे हाथ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और फिर मैं निचले शरीर में लकवाग्रस्त होने का नाटक करता रहूंगा। वैसे भी मुझे बस लोगों के सामने व्हीलचेयर पर बैठना है। गुयांग को यकीन नहीं था कि यह प्रभावी होगा या नहीं और देखने के लिए कुछ समय तक प्रयोग करने का फैसला किया। अपने हाथ सामान्य होने के बाद गुयांग असाधारण रूप से अच्छे मूड में था। वह कर गया, दोनों हाथों से अपना फोन उठाया और आराम करने के लिए कुछ गेम खेलने के लिए तैयार हो गया। अपने शरीर के भीतर धीरे धीरे अपनी आयु बढ़ती हुई महसूस करके वह अत्यंत संतुष्ट हुआ। अचानक गुयांग ने अपना फोन रख दिया और सोचा, यदि आयु इसी प्रकार बढ़ती रही तो क्या यह हजारों या दसियों हजार वर्ष बाद नहीं पहुंच जाएगी? तो क्या मैं सदैव जीवित नहीं रह पाऊंगा? नहीं, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि इस जीवन काल के अन्य उपयोग भी हैं? क्या ऐसा है कि मैंने इसे पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया है? किसी कारण से गुयांग को हमेशा एक अजीब पूर्वाभास होता था, जैसे कि इस जीवन काल का एक और अधिक महत्वपूर्ण उपयोग था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अभी तक कोई सुराग नहीं था। वे अज्ञानी बदमाश हवा की तरह उबली हुई बन की दुकान से भाग गए और अंततः अपने अड्डे पर इकट्ठा हो गए, जो सिर्फ एक जीर्ण शीर्ण पुराना गोदाम था। हाउजी दर्जनों भाइयों को हौंकते हुए देख रहा था, अपनी टेढ़ी नाक को ढकते हुए शाप दे रहा था और चिल्ला रहा था। हम वास्तव में बदकिस्मत हैं। हमने सोचा कि यह एक नर्म खुरमा था, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक नाइट बुचर इसका समर्थन करेगा। लानत है, अगर उसका यह संबंध था तो उसने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? मुझे लगता है कि वह मोटा आदमी सिर्फ ईमानदार होने का दिखावा कर रहा था और जानबूझकर हमसे पंगा ले रहा था।
उनके ठीक होने के बाद अन्य भाइयों ने भी शाप दिया। धिक्कार है, ये ब्लैक नाइट बुचर इतना नासमझ क्यों है? इतनी महान क्षमताओं के साथ वह बहुत पहले ही मुट्ठी भर पैसा कमा रहा होता। वह बुराई को सजा देने जैसे काम करने पर जोर क्यों देता है? क्या यह उबाऊ नहीं है? मुझे ऐसा लगता है जैसे वह बचकाना है। हीरो बनने और न्याय करने के बारे में सोचने के लिए उसने शायद बहुत सारे टीवी शो और कार्टून देखे होंगे। बिल्कुल, वह बिल्कुल भी परिपक्व नहीं है। वयस्क मामलों में इतना सही और गलत नहीं होता, केवल हितों का टकराव होता है। तो क्या हुआ अगर वह हीरो है? अंत में उसे अभी भी हर जगह छिपना होगा, हमारी तरह लापरवाह नहीं। एक के बाद एक सभी ने शिकायत की। हाउजी एक पल के लिए झिझका, लेकिन वह बॉस होने के विचार को नहीं भूल सका। उसने मेज पटक दी और खड़ा होकर बोला, जैसा कि कहा जाता है, कोई देश एक दिन भी शासक के बिना नहीं रह सकता। हुआंग जी की मृत्यु हो गई है, लेकिन हमारी टीम का व्यवसाय अभी भी जारी रहना है। हमें एक नए बॉस की जरूरत है। हमारे पास अभी भी कई काम अधूरे हैं। मैं सबसे लंबे समय तक हुआंग जी के साथ रहा हूं और मैं कई ऑपरेशनों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था। मैं अब कह रहा हूं कि मैं बॉस का पद लेना चाहता हूं। क्या आपको कोई आपत्ति है? जब कई अधीनस्थों ने यह सुना तो उनके भाव कुछ झिझक गए, लेकिन अंत में सभी ने सिर हिलाया। हाउजी को अविश्वसनीय रूप से गर्व था। चाहे कुछ भी हो, आखिरकार वह बॉस बन गया था। वे उबले हुए बन की दुकान को उत्तेजित नहीं करेंगे, अन्य व्यवसाय भी थे जो वे कर सकते थे। उसने मन में सोचा, मैं नहीं मानता कि सभी ईमानदार लोगों के पीछे संरक्षक होते हैं। हालांकि अगले ही पल एक अधीनस्थ ने सावधानी से अपना हाथ उठाया। भाई हाउजी, मुझे आपके बॉस बनने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अब गुंडा बने रहना नहीं चाहता। हाउजी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वक्ता एक अधीनस्थ था जो हाल ही में टीम में शामिल हुआ था। तुम्हारा मतलब क्या है? भाईचारे की कसम खाकर शामिल हुए थे और अब ऐसे ही चले जाना चाहते हो? अधीनस्थ ने कटु भाव से कहा, जब मैं पहली बार शामिल हुआ तो मैंने सोचा कि हम हर दिन बस खाएंगे, पिएंगे और मौज मस्ती करेंगे, राज करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि गुंडा बनना वास्तव में काफी कठिन है। हम जैसे छोटे मोटे बदमाशों के पास कोई आर्थिक स्रोत नहीं है। हम आज हॉटपॉट खा सकते हैं और कल हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। हम बाहर ईमानदार लोगों के सामने सख्त व्यवहार करते हैं, लेकिन जब हमारा सामना अधिक शक्तिशाली नेताओं या मालिकों से होता है तो हम कुत्तों की तरह कायल हो जाते हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैं थोड़ा थक गया हूं। ये वह अंडरवर्ल्ड नहीं है जिसकी मैंने कल्पना की थी। और ब्लैक नाइट बुचर अब इतना अहंकारी हो गया है कि वह हर रात एक बुरे व्यक्ति को बेतरतीब ढंग से मार देता है। पहले मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, अब मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। अगर सबसे बुरी स्थिति आती है तो मैं भोजन वितरित करूंगा या किसी कारखाने में काम करूंगा। यह अब भी गुंडा लगातार किनारे पर रहने और भूखा रहने से बेहतर है। इन शब्दों को सुनने के बाद हाउजी ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसके पास खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। इसे भूल जाओ, वह सिर्फ एक अधीनस्थ था जो हाल ही में शामिल हुआ था। उसे जाने दो। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। लेकिन तुम्हें ध्यान से सोचना होगा, हमारी टीम जाने वालों को वापस नहीं लेती है। तुम्हारे जाने के बाद कभी भी वापस आने के बारे में मत सोचना। चिंता मत करो, जब से मैंने ये कहा है, मैंने कभी भी वापस आने की योजना नहीं बनाई है। हालांकि एक व्यक्ति लापता था, शेष दर्जन भर लोग अभी भी पर्याप्त थे। कौन जानता था कि इस समय लोग एक के बाद एक हाथ उठाने लगे। भाई हाउजी, हम भी अब ऐसा नहीं करना चाहते। आज जब भाई हुआंग जी का सिर मेरे सामने आया तो ऐसा लगा मानो मैंने अपना सिर वहीं पड़ा देखा हो। एक व्यक्ति के पास केवल एक ही जीवन होता है। मैं मरने के बजाय अपनी पूरी जिंदगी समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा एक ईमानदार व्यक्ति बनना पसंद करूंगा। मैं भी अब ऐसा नहीं करना चाहता। मेरे घर पर अभी भी मेरी माँ है। अगर मैं मर जाऊं तो वह क्या करेगी? हम आज एक उबले हुए बन की दुकान पर गए और उनके पास एक समर्थक था। हम कैसे गारंटी दे सकते हैं कि कल हम जिन अन्य व्यवसायों में जाएंगे उनके समर्थक नहीं होंगे? ये कार्य पद्धति बहुत खतरनाक है। मैं भी यह नहीं करना चाहता। मैं भी अब ऐसा नहीं करूंगा। मेरी माँ चाहती है कि मैं गांव वापस जाकर पत्नी ढूंढूं और एक ईमानदार किसान बनूं। मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा है। किसान होना सम्मानजनक है ना? हमारा परिवार पीढ़ियों से किसान रहा है। हाउजी पूरी तरह से अवाक रह गया। कुछ ही देर में उसके सामने मौजूद दर्जनों भाइयों ने नौकरी छोड़ने की इच्छा के अपने अपने कारण बताए। अध्याय 26। दोनों ने एक ही समय में समर्पण किया। ये बुरा है। बॉस के रूप में अपने पहले दिन मैं पहले से ही एक अकेला कमांडर हूं। इस सिंहासन का क्या उपयोग? हाउजी उदास होकर जमीन पर बैठ गया। आखिरकार बॉस बनने की खुशी पूरी तरह से गायब हो गई। अगर मुझे पता होता कि भाई नाराज हो जाएंगे तो मैं बॉस का ये पद नहीं चाहता। ये देखकर कि वह थोड़ा परेशान था, भाई इकट्ठे हो गए, उसके कंधे को थपथपाया और उसे सांत्वना दी। भाई हाउजी, यह आपकी गलती नहीं है। हम सब इतने सालों से गड़बड़ कर रहे हैं, अब कुछ उचित करने का समय आ गया है। मुझे याद है आपका सपना विश्वविद्यालय जाने का होता था, है ना? जब तक तुम अभी छोटे हो, वापस जाओ। हाउजी थोड़ा अजीब था। उसने अपना सिर खुजलाया और कहा, मैं पढ़ाई के लायक नहीं हूं, मैं विश्वविद्यालय कैसे जा सकता हूं? दरअसल मैं पहले भी आपसे झूठ बोल रहा था। मेरा सपना बिल्कुल भी विश्वविद्यालय जाने का नहीं था, बल्कि विश्वविद्यालय की लड़कियों के लिए जाने का था। दफा हो जाओ, मूर्ख। हुड़दंगियों के समूह ने मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया और अंततः विघटित हो गए। एक हत्या के मामले ने अप्रत्याशित रूप से समाज में गुंडों की संख्या 1 दर्जन से अधिक कम कर दी और जमीन से जुड़े युवाओं का एक समूह जुड़ गया। जैसे ही सुबह हुई, प्रवर्तन ब्यूरो के अंदर के कर्मचारियों ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आगे बढ़े। कल रात सभी को ठीक से नींद नहीं आई। उन्हें पहले से ही 10 से चक्कर आ रहे थे और प्रवर्तन ब्यूरो में कोई आरामदायक बिस्तर नहीं था, इसलिए वे केवल कुर्सियों या फर्श पर ही काम कर सकते थे। वह सहज कैसे हो सकता है? अब उठने के बाद सभी की आंखों के नीचे काले घेरे थे। हालांकि इस अवधि के दौरान हिरासत के मामलों से सभी को सिरदर्द हो रहा था और वे वास्तव में आराम करने के मूड में नहीं थे। यहां तक कि नेता लियू ताओ और गुवान चांगान भी सुस्त थे। लियू ताओ ने अवसर का लाभ उठाते हुए गुवान चांगान से कहा, निदेशक गुवान, काम शुरू होने में अभी भी 1 या 2 घंटे बाकी हैं। कैसा रहेगा अगर हमें कुछ नाश्ता मिल जाए? गुवान चांगान ने जम्हाई ली और कहा, दरअसल मैं कल रात भूखा था। हमें नाश्ते में क्या खाना चाहिए? उबले हुए बंस और दलिया के बारे में क्या ख्याल है? इन 2 शब्दों को सुनकर उपस्थित सभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अपने चेहरे पर भय के भाव दिखाए और बार बार अपने हाथ हिलाए। कोई बात नहीं, ये नाश्ता न करना ही ठीक है। गुवान चांगान दिल से हंसे। देखो तुम कितने डरपोक हो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं खुद भी वह खाना नहीं चाहता। जैसे ही वे चर्चा कर रहे थे कि नाश्ते में क्या खाया जाए, अचानक एक अधेड़ उम्र का मोटा आदमी सफेद जैकेट में धूल से सना हुआ प्रवर्तन ब्यूरो हॉल में दिखाई दिया।
उसके हाथों में आश्चर्यजनक रूप से दूध, ब्रेड और फलों से भरा एक बड़ा थैला था। गुवान चांगान ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। ये वही मेंटोर बॉस था जिसे वह जानता था और वह अपराधी भी था जिसके कारण सभी को दस्त हुआ। उसने तुरंत अप्रसन्नता भरी दृष्टि दिखाई और ठंडी आवाज में कहा, तुम कल रात क्यों नहीं आए और आज सुबह ही क्यों आए? मेंटोर बॉस ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं कल रात आया होता तो मुझे संदेह है कि आपके पास मेरा स्वागत करने की ताकत होती। इस बार लियू ताओ वास्तव में गुस्से में था, अपने दांत पीस रहा था। ठीक है, आपने वास्तव में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को जहर देने का प्रयास करते हुए उबले हुए बंदलिया में कुछ डाला है। क्या आप जानते हैं कि यह कितना गंभीर अपराध है? मेंटोर बॉस ने अपना सिर खुजलाया और कुछ अपराध बोध के साथ कहा, माफ करें, क्या मैं माफी मांगने के लिए सबके लिए नाश्ता नहीं लाया? ये नाश्ता निश्चित रूप से ताज़ा बेक ब्रेड और दूध, साथ ही कुछ फल है जो हर किसी के पेट को शांत करने के लिए बिल्कुल सही है। नाश्ता लाने के अलावा मैं इस बार खुद को संभालने और एक मामले की रिपोर्ट करने के लिए भी यहाँ आया था। संयोग से सभी लोग भूखे थे। हालांकि इस मेंटोर बॉस के बारे में उनकी कुछ राय थी, लेकिन वे संभवतः नाश्ते को अस्वीकार नहीं कर सके। सभी ने मेज से दूध और ब्रेड उठाया और मेंटोर बॉस की ओर घूरते हुए खाया। लियू ताओ ने पास की एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए दूसरे पक्ष को बैठने का इशारा किया और फिर पूछा, हमें बताएं, आप वास्तव में किस कारण से हम कानून प्रवर्तन कर्मियों को जहर देना पसंद करेंगे? हमने तुम्हें उकसाया तो नहीं? मेंटोर बॉस इतना शर्मिंदा था कि उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से कहा, मैं भी कल उलझन में था। हाल ही में ऑनलाइन ब्लैक नाइट बुचर के बारे में खबरें काफी लोकप्रिय रही हैं। ठीक है, हर कोई कहता है कि ब्लैक नाइट बुचर एक महान नायक है जो अपराधियों को दंडित करता है। मैंने सोचा, अगर इतना महान नायक पकड़ा गया तो क्या उन बुरे लोगों को बहुत खुशी नहीं होगी? इसलिए मैं इस ब्लैक नाइट बुचर की मदद करना चाहता था। मेरा दिमाग मूर्ख है और मैं कोई अच्छा तरीका नहीं सोच सका, इसलिए मैंने हर किसी के दलिया में थोड़ा सा रेचक डाल दिया। लेकिन खुराक ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इससे आपको 1 या 2 बार दस्त हो सकते हैं। और मैंने सोचा कि ऐसा करने से मुझे ब्लैक नाइट बुचर पर भी एहसान करने का मौका मिल सकता है और शायद वह भविष्य में मेरी मदद करेगा। क्या अस्पताल में पड़े लकवाग्रस्त गुयांग ने केवल ब्लैक नाइट बुचर की मदद के कारण बदला नहीं लिया? और वह नस जो लगभग मारी गई। मेंटोर बॉस ने जो कारण बताया उसे सुनकर उपस्थित सभी कानून प्रवर्तन अधिकारी गुस्से से चक्कर खा गए। गुवान चांगान ने मेज पटक दी और आलोचना की, अज्ञानी, बिल्कुल अज्ञानी। अगर अपराधी हैं भी तो हम कानून प्रवर्तन अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और कानूनी तरीकों से उन पर मुकदमा चलाना चाहिए, न कि कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें बेरहमी से मार रहा है। कुछ वाक्यों के लिए डांटने के बाद गुवान चांगान लियू ताओ की ओर मुड़े और कहा, जब आपके पास समय हो तो उन सभी वीडियो की ऑनलाइन समीक्षा करने के लिए किसी को ढूंढें। जब तक वे गलत मान व्यक्त करते हैं, मेरे लिए सभी संबंधित सामग्री को ब्लॉक कर दें। इस बार लियू ताओ को अंततः समझ आ गया कि सुरागों की रिपोर्ट करने के लिए कॉल करने वाले इतने सारे लोग कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। पता चला कि वे सभी लोग इस तथाकथित ब्लैक नाइट हीरो की मदद करना चाहते थे। क्या बदमाश हैं। इसके तुरंत बाद गुवान चांगान ने मेंटोर बॉस की नाक की ओर इशारा किया और शाप दिया, तुम्हें अभी भी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बार कहने की हिम्मत है। यहाँ के लोगों से पूछो जो 10 बार से ज्यादा नहीं गए। धिक्कार है, कल रात हम लगभग सभी आपातकालीन कक्ष में पहुंच गए। मेंटोर बॉस स्तब्ध रह गया। असंभव, मैंने रेचक के उस पैक का केवल आधा उपयोग किया। मैंने खुराक की गणना की, इससे केवल 1 या 2 बार दस्त होना चाहिए। तभी पीले रंग की बनियान पहने एक डिलीवरी राइडर भी क्षमा प्रार्थी मुस्कान से भरे चेहरे के साथ प्रवर्तन ब्यूरो में आया और धीरे से बोला, मैं खुद को इसमें शामिल करना चाहता हूँ। जब मैं कल खाना पहुंचा रहा था तो मैंने चुपके से सभी के दलिया में कुछ न कुछ मिला दिया। मुझे वास्तव में खेद है, कृपया मुझे गिरफ्तार कर लें। इस वक्त पूरे एनफोर्समेंट ब्यूरो में हर कोई स्तब्ध रह गया। इतना सब कुछ होने के बाद ये पता चला कि दोनों चरणों में स्मार्ट लोग थे। अंततः सब कुछ स्पष्ट करने के बाद गुवान चांगान और लियू ताओ थके हुए चेहरों के साथ कुर्सियों पर बैठ गए। वे स्पष्ट रूप से धर्मी पक्ष थे, फिर भी ये लोगों के खलनायकों की तरह कैसे दिखने लगा। लोग अज्ञानी हैं, अज्ञानता दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। आखिरकार थोड़ी देर की बातचीत के बाद सभी को यह भी लगा कि बॉस और डिलीवरी राइडर के इरादे खराब नहीं थे। उन्होंने बस थोड़ा सा जोड़ा, ये सोचकर कि इससे केवल 1 या 2 बार दस्त होंगे। अप्रत्याशित रूप से एक अजीब संयोग के माध्यम से संयुक्त प्रभाव ने लगभग गंभीर परिणाम दिए। मूल रूप से इन दोनों लोगों के मन में पहले से ही प्रवर्तन ब्यूरो के प्रति थोड़ा अविश्वास था। यही वजह है कि वे जाकर ब्लैक नाइट बुचर की मदद करेंगे। यदि उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया तो प्रवर्तन ब्यूरो और भी खलनायक की तरह दिखेगा। अंत में लियू ताओ और गुवान चांगान ने उन्हें जो सजा दी वह ये थी कि प्रवर्तन ब्यूरो में डायरिया से पीड़ित प्रत्येक कर्मचारी को काम के समय बर्बाद होने पर 300 युआन की क्षतिपूर्ति दी जाए और इस मामले का अंत हो जाएगा। सजा मिलने के बाद दोनों ने तुरंत उन्हें बार बार धन्यवाद दिया। डिलीवरी राइडर ने जुर्माना अदा किया और पैसे कमाने में व्यस्त होकर जाने लगा, लेकिन मेंटोर बॉस वहीं बैठा रहा। लियू ताओ ने संदेह से पूछा, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? मेंटोर बॉस ने कहा, मैं एक मामले की रिपोर्ट करने आया था। मैं अब आपके मेरी ओर ध्यान देने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या हमने आपके द्वारा रिपोर्ट किए गए मामले को नहीं संभाला? वह खुद को बदल रहा था। मैं एक और मामले की रिपोर्ट करना चाहता हूँ, वह हत्या जो मेरे घर के बाहर हुई थी, जिसे ब्लैक नाइट बुचर ने मार डाला था। एक थक के साथ लियू ताओ गलती से सीधे जमीन पर गिर गया। गुस्से में मेंटोर बॉस की नाक की ओर इशारा किया और शाप दिया, क्या कर रहे हो? इतना गंभीर मामला है, पहले क्यों नहीं बोले कुछ? आप जानबूझकर समय में देरी कर रहे हैं, अपराधी के भागने का अवसर बना रहे हैं, ठीक है? मेंटोर बॉस ने बार बार अपने हाथ हिलाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही मैं अंदर आया, मैंने कहा कि मैं यहाँ खुद को पेश करने और एक मामले की रिपोर्ट करने आया हूँ। लेकिन आप मुझसे खुद को अंदर करने के बारे में सवाल करते रहे और मुझसे कभी रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछा, इसलिए मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। लियू ताओ ने मेज पटक दी और गाली देना जारी रखा। हत्या का मामला है, तुमने स्वयं आने के बजाय फोन क्यों नहीं किया? और आपने रास्ते में दूध और ब्रेड भी खरीदा। क्या आप अभी भी यह कहने का साहस कर रहे हैं कि आप समय की देरी नहीं कर रहे हैं? यह एक गलतफहमी है, ये वास्तव में एक गलतफहमी है। मरने वाले लोग हुड़दंगियों के एक समूह के नेता थे। इस बात पर भरोसा करते हुए कि कोई उनका समर्थन कर रहा है, वे मेरी दुकान में घुस आए, जबरदस्ती मेरे स्टोरफ्रंट को कम कीमत पर खरीदने की कोशिश की और यहाँ तक कि मेरी दुकान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ तक कि मुझे बुरी तरह पीटा गया और मेरा फोन और बाकी सब चीजें पहले ही तोड़ दी गईं। मैं क्या कर सकता था? लियू ताओ और गुवान चांगान दोनों क्रोधित थे। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपने अपने सभी बहानों पर विचार कर लिया है। हर कोई अपना सामान तैयार रखें और चलें। हमें तेज होना चाहिए, हमने पहले ही बहुत देर कर दी है।
यहाँ बहुत अधिक विवरण जानने के लिए समय दिए बिना लियू ताओ और गुवान चांगान ने सीधे मिंटो बॉस को पकड़ लिया और कार में बैठ गए और हत्यास्थल की ओर तेजी से भागे। यह इतिहास में प्रवर्तन ब्यूरो के लिए सबसे धीमा प्रतिक्रिया समय था। अध्याय -27 एक और अनसुलझा मामला। हत्यास्थल के रास्ते में लियू ताओ को अंततः मिंटो बॉस से पूरी कहानी मिल गई। वास्तव में इसे सुनने के बाद लियू ताओ और गुवान चांगान को तुरंत एहसास हुआ कि मिंटो बॉस स्पष्ट रूप से जानबूझकर थोड़ी देर से पहुंचे थे। वे ब्लैक नाइट बुचर को अपराध स्थल छोड़ने के लिए और अधिक समय देना चाहते थे, लेकिन उसका हर कदम उचित था और वे उसमें कोई गलती नहीं निकाल सके। गुवान चांगान यात्री सीट पर बैठा थोड़ा थका हुआ लग रहा था और आह भरते हुए बोला, लियू ताओ, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जैसा कानून प्रवर्तन अधिकारी बनना काफी उबाऊ है? ये नागरिक हम कानून प्रवर्तन अधिकारियों से भी अधिक ब्लैक नाइट बुचर पर भरोसा करते हैं। यह अर्थहीन है, वास्तव में अर्थहीन है। इस दुनिया को क्या हो गया है? पहली बार गुवान चांगोन को ऐसा महसूस हुआ कि वह थोड़ा बुरा हो रहा है और युवा पीढ़ी की सोच के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। लियू ताओ, जो उनके बगल में थे, ने भी आह भरी और कहा, वे ऑनलाइन अत्यधिक अज्ञानी विचारों से प्रभावित हुए हैं। भले ही ब्लैक नाइट बुचर की हरकतें न्याय के नजरिए से हों, वह जो करता है वह निश्चित रूप से सही नहीं है। किसी भी पाप पर, चाहे वह सही हो या गलत, फैसला सुनाने से पहले उसका न्याय करना आवश्यक है। आप अंधाधुंध हत्या कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के लिए आज की घटना को लें। हालांकि हुआंग माओ जबरन खरीद फरोख्त और जनता को धमकाने में लगा हुआ था, इस तरह के अपराध के लिए कभी भी मौत की सजा नहीं दी जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गुवान चांगान ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। वह कठिन मामलों से नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें डर था कि उन्होंने जो किया उसे लोगों का पूरा समर्थन नहीं मिलेगा। फिर इस काम को करने का मतलब क्या था? जब कार घटनास्थल पर पहुंची तो वहां पहले से ही काफी लोग खड़े थे। ये दर्शक संगठित नहीं थे और उनमें से कई साहसी लोग देखने के लिए जीप के आसपास भी एकत्र हो गए थे, जिससे घटनास्थल पर बहुत सारे निशान नष्ट हो गए। लियू ताओ गुस्से में थे और उन्होंने अपने बगल में बैठे मिंटो बॉस को घूर कर देखा और कहा, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैं वास्तव में आप पर एक सहयोगी के रूप में आरोप लगाना चाहता हूं और अच्छे विचार के लिए आपको बंद कर देना चाहता हूं। मिंटो बॉस ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और जवाब देने की हिम्मत नहीं की, केवल बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाया, उसने मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया। मैं दयालुता का बदला शत्रुता से नहीं दे सकता। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तुरंत पहुंचे कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने घटनास्थल को व्यवस्थित करना, अप्रासंगिक भीड़ को तितर-बितर करना और घेरा बनाना शुरू कर दिया। लियू ताओ ने एक गहरी सांस ली और अपराध स्थल में कदम रखा। इस बार वह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इसे गिनते हुए ये ब्लैक नाइट बुचर का तीसरा अपराध होना चाहिए। लगातार 3 बार, वह संभवतः हर बार कोई निशान नहीं छोड़ सका, है ना? मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि इस बार मैं आपकी कमजोरी नहीं ढूंढ सकता। सभी ने तुरंत घटनास्थल पर स्थिति का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। पीड़ित का सिर अभी भी मिंटो की दुकान के प्रवेश द्वार पर रखा हुआ था, जबकि शेष सिरविहीन शरीर कार में पड़ा हुआ था। ये पहले से ही रोशनी थी और कार की खिड़की के माध्यम से कोई स्पष्ट रूप से पिछली सीट पर सीधा बैठा हुआ बिना सिर वाला शरीर देख सकता था, जो विशेष रूप से भयानक था। सभी ने आसपास का गहनता से निरीक्षण किया। डॉक्टर, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने गर्दन पर कट की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद वह पीछे मुड़े और निश्चितता के साथ कहा, वही तरीका, वही हथियार। ये वास्तव में ब्लैक नाइट बुचर का काम है। यहाँ रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर को देखिए, कट बहुत चिकना है। ये कल्पना करना वाकई मुश्किल है कि इस आदमी ने किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया और उसके पास कितनी ताकत थी। ये प्राचीन काल के जल्लाद की तरह महसूस होता है। लियू ताओ ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, इस हथियारे की ताकत निश्चित रूप से प्राचीन काल के उन जल्लादों से कहीं अधिक है। आप जानते हैं, उन जल्लादों ने सिर काटने के लिए 1 मीटर से अधिक लंबे अत्यधिक बड़े कृपानों का उपयोग किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लैक नाइट बुचर कितना घमंडी है, वह अपने साथ 1 मीटर से अधिक लंबी भारी कृपान नहीं रख सकता। इसके अलावा यह हत्या का मामला कार के अंदर होना चाहिए था, जहां जगह बहुत सीमित है, जिससे बड़े पैमाने पर घूमना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि छोटे-छोटे झटकों से भी प्रतिद्वंद्वी आसानी से किसी व्यक्ति का सिर काट सकता है। इस प्रकार की ताकत बिल्कुल अविश्वसनीय है, किसी सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं। जब सभी ने लियू ताओ का विश्लेषण सुना तो उन सभी को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। कार के अंदर इतनी संकरी जगह में खुद को रखकर चाकू के एक झटके से किसी व्यक्ति का सिर इतनी आसानी से काटने में सक्षम होना वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। क्या ये लड़का किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा हो सकता है? चूंकि इसे वैज्ञानिक तरीकों से समझाया नहीं जा सका, इसलिए अब हर किसी को अलौकिक दिशा की ओर झुकना पड़ा। लियू ताओ द्वारा कार का दरवाजा खोलने के बाद वह सीधे कार में झुक गए और बार-बार ध्यान से उसकी जांच की। हालांकि उसे फिर कुछ नहीं मिला। इस बिंदु पर उसे खुद पर भी संदेह होने लगा। वहां कोई उंगलियों के निशान नहीं थे, कोई बाल नहीं थे, यहां तक कि पैरों के निशान भी नहीं थे। क्या ये लड़का सचमुच एक व्यक्ति था? क्या ये किसी उग्र आत्मा का काम हो सकता है? लियू ताओ बुराई में विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने तुरंत अपने पास मौजूद कानून प्रवर्तन अधिकारियों को आदेश दिया, जल्दी जाओ और हाउजी और बदमाशों के समूह को ले आओ। मुझे उनसे पूछताछ करनी है। साथ ही यहाँ जांच पूरी होने के बाद शव और कार को ले जाएं। उन्हें यहाँ छोड़ने से घबराहट फैल जाएगी। लगभग 1 घंटे बाद हाउजी और उसके सुधारित भाई ब्यूरो में फिर से उपस्थित हुए। लियू ताओ ने मेज पटक दी और दहाड़ते हुए कहा, आपने घटनास्थल पर क्या देखा? यदि आपके पास कोई सुराग है तो तुरंत बताएं। इस पर सभी बदमाश घबरा गए और एक के बाद एक बोलने लगे। हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते। हमने केवल एक सिर को उड़ते हुए देखा। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल, जिसके बारे में बोलते हुए हम भी पीड़ित हैं। हमें शायद आज रात न जाने कितने बुरे सपने आएंगे। अधिकारी, हमने वास्तव में एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है और अब से अच्छे इंसान बनेंगे। कृपया हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार न करें। क्या आप थोड़ा अच्छे बन सकते हैं? ये सुनकर लियू ताओ ने उपहास किया, तुम नालायकों के झुंड हो। तुम में से कौन 7 या 8 बार प्रवर्तन ब्यूरो में नहीं रहा है? अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम एक नया पत्ता बदलना चाहते हो। मुझे हंसी में मत उड़ाओ। हाउजी ने अपनी गर्दन बाहर निकाली और कहा, आप कानून प्रवर्तन अधिकारी हमारी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे चरित्र और सपनों को बदनाम नहीं कर सकते। यदि आप हमारे प्रति असभ्य व्यवहार जारी रखेंगे तो हम आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए कदम उठाएंगे। लियू ताओ ने आह भरी और अधीरता से अपना हाथ लहराया। गड़बड़ करना बंद करो। मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछ रहा हूँ। ब्लैक नाइट बुचर मामले का बहुत बड़ा असर है। अगर हम उसे नहीं पकड़ सके तो हर रात कोई न कोई मरेगा। क्या आप यही देखना चाहते हैं? कोई बात नहीं, वह हुआंग माओ आपका बड़ा भाई था, है ना? क्या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहते? हाउजी ने आह भरी और फिर कहा, भाई, असल में सर के संपर्क में आने वाला मैं पहला व्यक्ति था, लेकिन मुझे वास्तव में कोई सुराग नहीं मिला।
उस समय मैं हुआंग जी को जल्दी वापस आने के लिए फोन करना चाहता था। जीप के करीब पहुंचने पर अंदर गुप्त पर अंधेरा था और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हुआंग जी का सिर उड़ गया और मेरे हाथ में आ गया। मैं अपनी बुद्धि से डर गया था, इसलिए मैंने उसे लात मारी और वह मिंटो की दुकान के प्रवेश द्वार पर जा गिरा। जहां तक आपने जिस ब्लैक नाइट बुचर का उल्लेख किया है, मैंने उसे बिल्कुल नहीं देखा। विस्तृत नोट्स लेने के बाद लियू ताओ ने अपना हाथ लहराया और बदमाशों को पहले जाने दिया। उसने अपनी नोटबुक में नोटों को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये फिर से ऐसा ही था, फिर से वही तरीका। तथ्य यह है कि उस समय सिर कार से बाहर उड़ सकता था, इसका मतलब था कि ब्लैक नाइट बुचर निश्चित रूप से कार में छिपा हुआ था। तो वह चुपचाप कब चला गया? जितना अधिक लियू ताओ ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक कुछ गलत महसूस हुआ। इस बिंदु पर उसे ये भी संदेह होने लगा कि क्या ये ब्लैक नाइट बुचर भी मानव था? वह इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता है? एक कप कॉफी उन्हें थमाई गई। ये निर्देशक गुवान थे। लियू ताओ के थके हुए और सुस्त चेहरे को देखकर निर्देशक गुवान ने आह भरी। अपने आप को बहुत अधिक थकाओ मत। पूरे इतिहास में अनगिनत ठंडे मामले हुए हैं और कोई भी उन सभी को हल नहीं कर सकता है। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है तो इसे छोड़ दें। मैंने पहले ही उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है और मदद के लिए एक अधिक पेशेवर स्वर्ण पदक जासूस भेजने का अनुरोध किया है। ये सुनकर लियू ताओ अचानक बेहद निराश हो गए। वह खुद तो मामलों को सुलझाते सुलझाते अपनी मौजूदा स्थिति तक पहुंच गए थे, लेकिन अब उन्हें मदद के लिए ऊपर से एक गोल्ड मेडल जासूस की जरूरत थी। ये शर्मनाक था, सचमुच बहुत शर्मनाक। अपने ही पेशेवर क्षेत्र में पूरी तरह से पिछड़ जाने का यह एहसास सबसे असहनीय था। अचानक लियू ताओ को कुछ याद आया और उसने पूछने के लिए ऊपर देखा। निर्देशक गुवान, क्या आपने सोशल नेटवर्क की जांच की है? क्या मंटो बॉस की पत्नी और मारे गए हुआंग जी और गुयांग के बीच कोई संबंध है, भले ही वे एक दूसरे को जानते हों? निर्देशक गुवान ने आह भरी और अपने अच्छे प्रशिक्षु की ओर कुछ अधीरता से देखा और कहा, तुम सच में जुनूनी हो। एक नाश्ते की दुकान के मालिक और एक बदमाश का गुयांग के साथ किस तरह का सामाजिक संबंध हो सकता है? जैसे ही हम वापस आए, भाइयों ने पहले ही जांच कर ली। शायद उनकी मुलाकात भी नहीं हुई है। पहले दो मामले गुयांग से संबंधित थे और मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से एक संयोग था। देखो, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है ना? हालांकि लियू ताओ ने यह सुनने के बाद भी अपने संदेह को खारिज नहीं किया। क्या यह संभव है कि वह जानता था कि उस पर संदेह पैदा हो गया है, इसलिए उसने अपना संदेह दूर करने के लिए जानबूझकर एक असंबंधित व्यक्ति की हत्या कर दी? निर्देशक गुवान अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने लियू ताओ के सिर के पीछे जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे लियू ताओ ने जो कॉफी पी थी वह बाहर गिर गई। मुझे लगता है कि तुम बच्चे वास्तव में जुनूनी हो। बेहतर होगा कि तुम कुछ भी मूर्खतापूर्ण न करो और आगे कोई गलती न करो। पहले 2 दिन की छुट्टी लें, अच्छा आराम करें और ऊपर से स्वर्ण पदक जासूस के आने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। अध्याय 28। उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वह एक अच्छा इंसान है। क्योंकि प्रवर्तन ब्यूरो आज घटनास्थल पर काफी देर से पहुंचा। घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों ने पहले ही वीडियो फिल्मा लिया था और उन्हें पहले ही ऑनलाइन अपलोड कर दिया था। कुछ स्व मीडिया अभ्यासकर्ताओं ने विशेष रूप से मिंटो बॉस और मिंटो दुकान के बॉस की पत्नी को भी ढूंढा और एक साधारण साक्षात्कार आयोजित किया। ब्लैक नाइट बुचर हत्याकांड की सच्चाई आज तेजी से ऑनलाइन फैल गई। एक स्व मीडिया वीडियो ब्लॉगर ने माइक्रोफोन पकड़ा और मिंटो बॉस का साक्षात्कार लिया। आज हमने उस व्यक्ति को आमंत्रित किया है जिसने व्यक्तिगत रूप से इस हत्या के मामले का अनुभव किया है, मिंटो दुकान के मिंटो बॉस। तो आइए बॉस से कुछ आसान सवाल पूछें। सबसे पहले, बॉस, क्या आपके शरीर और चेहरे पर सभी चोटें उन गुंडों के कारण लगी हैं? मिंटो बॉस कैमरे का सामना करते हुए थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी सिर हिलाया और बहुत ईमानदारी से जवाब दिया। हाँ, वे मेरी दुकान कम कीमत पर खरीदना चाहते थे क्योंकि यह जगह ध्वस्त होने वाली थी और तब उन्हें कम से कम 10 लाख का मुनाफा हो सकता था। हालांकि उन्होंने जो अनुबंध पेश किया वह केवल 10 लाख का था। अगर मैं नहीं मानी तो उन्होंने मुझे बार बार परेशान करने की धमकी दी और यहां तक कि मेरी बेटी का भी जिक्र किया जो स्कूल में पढ़ती है। स्व मीडिया ब्लॉगर इस समय अपने चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। तो फिर वे कमीने सचमुच बहुत घृणित हैं। क्या उन्हें चिंता नहीं है कि प्रवर्तन ब्यूरो उन्हें न्याय के कटघरे में लाएगा और उन्हें बंद कर देगा? मिंटो बॉस ने आह भरी और सिर हिलाया। वे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। इनमें से कौन सा व्यक्ति प्रवर्तन ब्यूरो में जाने को घर जाने जैसा नहीं मानता है? और मैंने सुना है कि उनके पीछे एक बड़ा बॉस है जो उन्हें कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है। उनके मुताबिक अगर उन्होंने इस जगह को जला भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। स्व मीडिया ब्लॉगर ने कहा, हे भगवान, ये बहुत ही घृणित है, ये पूरी तरह से कानूनविहीन है। उसके बाद क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? मिंटो बॉस ने सच्चाई से उत्तर दिया। बाद में उन्होंने मुझे पीटा और मेरे परिवार को धमकाया। मेरे पास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, जिसका नाम हुआन गो लग रहा था, ने कहा कि वह कार से अनुबंध प्राप्त करने जा रहा था, लेकिन वह 10 या 20 मिनट तक वापस नहीं आया। उनका एक अधीनस्थ संभवतः इंतजार करने के लिए अधीर हो गया और विशेष रूप से उनकी कार के पास ये पूछने के लिए गया कि क्या हो रहा है। फिर एक सिर उड़ गया। उस समय हर कोई बुरी तरह डरा हुआ था। स्व मीडिया ब्लॉगर बेहद उत्साहित था। तो ब्लैक नाइट बुचर ने आपकी रक्षा की है ना? वे गुंडे मरने के ही हकदार थे, है ना? एक पल के लिए झिझकने के बाद मिंटो बॉस ने फिर भी जोर से सिर हिलाया। मेरे दृष्टिकोण से हाँ, यदि यह ब्लैक नाइट बुचर के लिए नहीं होता तो संभवतः मेरी दुकान को 10 लाख की बेहद कम कीमत पर जबरन अधिग्रहित कर लिया गया होता। पूरा परिवार बेरोजगार हो जाएगा और अपनी आय का स्रोत खो देगा। उन गुंडों ने शायद 1 या 2 बार से अधिक ऐसी चीजें की और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे मरने के लायक थे या नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से अच्छे लोग नहीं थे। स्व मीडिया ब्लॉगर अब तक के साक्षात्कार से बहुत संतुष्ट था। मिंटो बॉस के साथ साक्षात्कार समाप्त करने के बाद उन्होंने कैमरे के सामने अपने विचार व्यक्त किए। प्रिय नेटिजन्स, इस मामले की पूरी कहानी बहुत स्पष्ट है। ब्लैक नाइट बुचर ने वास्तव में फिर से हत्या की, लेकिन पहले की तरह इस बार भी उसने जिसे मारा वह भी एक दोषी व्यक्ति था। बॉस की दुखद आत्मकथन से पता चलता है कि इन लोगों पर प्रवर्तन ब्यूरो का अंकुश बहुत सीमित है। अगर उन्हें कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? रिहा होने के बाद भी वे बुरे काम करना जारी रख सकते हैं। उन पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन उन अच्छे लोगों का क्या जिन पर उन्होंने अत्याचार किया? यदि ब्लैक नाइट बुचर आज यहाँ नहीं होते तो ये सच है कि उन्हें प्रवर्तन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया होता और कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता, लेकिन बाहर आने के बाद भी वे अभी भी अच्छी तरह से रह सकते थे, जबकि हमारे गरीब मिंटो बॉस को इसकी वजह से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता। हम ईमानदार लोगों को हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मुझे नहीं पता कि ब्लैक नाइट बुचर का अस्तित्व सही है या गलत, लेकिन उसने वास्तव में कई लोगों को बचाया है। मुझे आश्चर्य है कि अधिकांश नेटिजन्स ब्लैक नाइट बुचर को कैसे देखते हैं।
सक्रिय रूप से चर्चा करने के लिए सभी का स्वागत है। ऐसे अनगिनत वीडियो हैं और यहाँ तक कि मेंटोर बॉस और बॉस की पत्नी के व्यक्तिगत खातों पर भी 10 लाख से अधिक अनुयायी हैं। अकल्पनीय, इस युग में जहाँ ट्रैफिक राजा है, 10 लाख से अधिक अनुयायियों का मतलब है कि वे स्टीम्ड बन शॉप पर भरोसा किए बिना भी छोटी अवधि में भाग्य बना सकते हैं। लाइव प्रसारण से होने वाली आय एक वर्ष के लिए स्टीम्ड बंस और मेंटोर बेचने से होने वाली आय से भी अधिक हो सकती है। और ऐसे वीडियो टिप्पणियों के नीचे एक के बाद एक ढेर लग गए, पढ़ने के लिए बहुत सारे। ब्लैक नाइट बुचर के प्रति बहुत कम संख्या में आलोचनात्मक टिप्पणियां तुरंत ही खत्म कर दी गईं, जिनमें से अधिकांश ने भारी समर्थन दिखाया। अरे, इन गुंडों से बहुत पहले ही निपटा जाना चाहिए था। 1 साल पहले मेरी माँ बाजार में सब्जियां खरीद रही थी और सिर्फ इसलिए कि उसने सिगरेट नहीं खरीदी या इन गुंडों को उपहार नहीं दिया, वे हर कुछ दिनों में उसे परेशान करने आ गए। परिणाम स्वरूप मेरी माँ ने न केवल पैसा नहीं कमाया, बल्कि हृदय रोग से पीड़ित होने के कारण क्रोधित भी हुई और अस्पताल में सर्जरी की फीस 1 लाख से अधिक हो गई। ये सही है, इस तरह के सामाजिक ट्यूमर को हिंसा को नियंत्रित करने के लिए ब्लैक नाइट बुचर जैसे लोगों की आवश्यकता होती है। वैसे भी यदि आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं तो आपको भूतों के आपके दरवाजे पर दस्तक देने का डर नहीं है। जब तक हमने कुछ भी बुरा नहीं किया है, हमें तथाकथित ब्लैक नाइट बुचर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं हर दिन रात की पाली में काम करता हूँ। मैंने कल पूरी रात खाना पहुंचाने का काम भी किया और मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। जो लोग ब्लैक नाइट बुचर को ऑनलाइन कोसते हैं और चाहते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए, वे सभी निजी तौर पर संभवतः बदबूदार सामाजिक परजीवी हैं। क्या ये सही नहीं है? मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि ब्लैक नाइट बुचर बहुत कम लोगों को मारता है। वह हर रात केवल एक व्यक्ति को मारता है। समाज के सभी कीड़ों को मारने में कितना समय लगेगा? हर रात 100 लोगों को क्यों नहीं मार देते? ऐसा मत कहो, मुझे लगता है कि हर रात 100 लोगों को मारना भी पर्याप्त नहीं होगा। इनमें से 1 दर्जन से अधिक गुंडे थे, लेकिन ब्लैक नाइट बुचर ने केवल नेता हुआंग माओ को मार डाला। वह भी बहुत दयालु है। मैं कहूंगा कि ब्लैक नाइट बुचर का मुख्य उद्देश्य हत्या करना नहीं, बल्कि चेतावनी देना है। वह हर दिन एक व्यक्ति को मारता है ताकि सभी को उसके अस्तित्व के बारे में पता चल सके, जिससे वे अपराध करने से बच सकें। अन्यथा वह अपनी क्षमता से सुबह से रात तक हत्या कर सकता है। कहना होगा, ये ब्लैक नाइट बुचर वास्तव में सक्षम है। उसने लगातार 3 लोगों को मार डाला है और प्रवर्तन ब्यूरो को अभी तक एक भी सुराग नहीं मिला है। अब भी वे ये भी नहीं जानते हैं कि यह ब्लैक नाइट बुचर पुरुष है या महिला। वह पुरुष होना चाहिए, वह महिला कैसे हो सकता है? वह एक ही झटके में किसी व्यक्ति का सिर काट सकता है। भाइयों, मैंने ब्लैक नाइट बुचर बार नाम से एक टाइबा फोरम बनाया है। सब लोग अंदर आ जाओ। एक ओर हम ब्लैक नाइट बुचर का समर्थन कर सकते हैं और दूसरी ओर हम अपने आसपास के खलनायकों को पोस्ट कर सकते हैं जो बार में बुरे काम करते हैं। इसे ब्लैक नाइट बुचर को जानकारी एकत्र करने और समाज में योगदान देने में मदद करने वाला माना जा सकता है। भाई, आपका भविष्य है। मैं शामिल हो गया हूँ। आज से मैं भी ब्लैक नाइट बुचर का प्रशंसक हूँ। अब से जब तुम्हें डर लगे तो गोइंग बोधिसत्व आशीर्वाद मत कहें। हर कोई मेरा अनुसरण करता है और ब्लैक नाइट बुचर ब्लेस का जाप करता है, ठीक है? ... अस्पताल में गु यांग अपने फोन को दोनों हाथों से पकड़े हुए था, वीडियो स्क्रॉल कर रहा था और टिप्पणियों को देख रहा था। हालांकि वह एक व्यर्थ व्यक्ति नहीं था, फिर भी अधिकांश नेटिजन्स को उसकी इस तरह प्रशंसा करते देखकर उसे उपलब्धि की एक अनोखी अनुभूति हुई। यह अफसोस की बात है कि वह अल्ट्रामैन जैसा सकारात्मक चरित्र नहीं था और उसकी पहचान प्रस्तुत करने योग्य नहीं थी। अन्यथा वह निश्चित रूप से लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक खाता खोलेंगे और ब्लैक नाइट बुचर कैसे बनाया गया इसके बारे में बात करेंगे। गु यांग ने पाया कि घोस्ट शैडो बॉडी के पास होने के बाद एक और फायदा हुआ। अर्थात जब वह भूत छाया रूप में सक्रिय था तब उसका हाड़ मांस का शरीर सुप्त अवस्था में था। दूसरे शब्दों में, जब वह अपने मांस और रक्त शरीर में लौटा तो यह सोने के बराबर था, सोने में बर्बाद होने वाले पूरे समय का उपयोग करना। यह गुप्त रूप से उसके जीवन काल को दोगुना करने के बराबर था। निस्संदेह यदि वह बिल्कुल भी नहीं सोया तो उसकी चेतना थकी हुई प्रतीत होती थी, लेकिन इसे एक त्वरित झपकी से हल किया जा सकता था। दरवाजे के बाहर हलचल थी। गु यांग ने जल्दी से अपना फोन वापस स्टैंड पर रख दिया, फिर लकवाग्रस्त होने का नाटक करते हुए अपने हाथ रजाई में डाल दिए। चलो उसके हाथ ठीक होने की बात को 2 दिन और टाल देते हैं। बहुत जल्दी ठीक होना वास्तव में बहुत असामान्य था। और लियू ताओ की छठी इंद्रिय कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। यदि हर रात किसी की मृत्यु होने पर उसके शरीर में वास्तव में एक बिंदु का सुधार होता है तो उसे भी संदेह हो सकता है। बेडरूम का दरवाजा एक क्लिक के साथ खुल गया। जो व्यक्ति आया था वह उसकी विशेष नस सु चेंग थी। सु चेंग के पास अपनी नस की वर्दी बदलने का भी समय नहीं था। वह अपने हाथों में फोन लेकर गु यांग के पास उत्साह से दौड़ी। श्रीमान गु, जल्दी से देखो, ब्लैक नाइट बुचर ने कल रात फिर से किसी को मार डाला और उसने फिर से एक अच्छे व्यक्ति की मदद की और एक बुरे व्यक्ति को मार डाला। वह सचमुच अद्भुत है, बिल्कुल एक सुपरहीरो की तरह। गु यांग धीरे से मुस्कुराया और कहा, बेशक मुझे पता है, क्या आप भूल गए हैं कि मैं अब अपना फोन देख सकता हूँ? हत्या तो अपराध है ना? ब्लैक नाइट बुचर द्वारा किसी को मारने के बाद आप इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? सु चेंग ने गु यांग को ऐसे देखा जैसे वह कोई पुराना जिद्दी व्यक्ति हो और कहा, चलो, वह बीमार नहीं है, वह एक अच्छा इंसान है। अध्याय 29, हमारे पास पैसा है, इसलिए हमें लाइन में लगना चाहिए। ये सु चेंग के ब्रेक का समय था। उसने अपनी टोपी उतार दी और गु यांग के पास बैठ गई। उसके साथ बातें करते हुए लापरवाही से मेज से एक सेब उठाया और उसे छीलने लगी। क्या आप जानते हैं, ब्लैक नाइट बुचर के लिए ऑनलाइन एक समर्पित मंच भी है। कई अच्छे लोग जिन्होंने अन्याय सहा है उस मंच में शामिल हुए हैं और अपने द्वारा सहन की गई शिकायतों को बताने के लिए संदेश छोड़ रहे हैं। मैंने अंदर जाकर भी देखा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस दुनिया में समाज के निचले स्तर पर मौजूद ईमानदार लोग भी इतना कठिन जीवन जीते हैं। एक ईमानदार इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए शायद सिर्फ एक वाक्य या एक घटना ही काफी है, लेकिन किसी बुरे व्यक्ति का मूल्यांकन करना बहुत जटिल है। एक वादी, प्रतिवादी, वकील, सबूत होना चाहिए, फिर पहला परीक्षण, दूसरा परीक्षण और इसी तरह। बस प्रक्रिया शुरू होने से अंत तक 1 या 2 साल लग जाती है। कुंजी यह है कि इतना समय व्यतीत करने के बाद भी इसकी गारंटी नहीं है कि बुरे व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाएगी। कुछ शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग विभिन्न माध्यमों से अक्सर बड़े अपराधों को छोटा कर सकते हैं और छोटे अपराधों को शून्य कर सकते हैं। ऑनलाइन लोग हमेशा एक कहावत के साथ खुद को सांत्वना देना पसंद करते हैं, कुछ इस तरह की, न्याय में देर हो सकती है लेकिन वह कभी अनुपस्थित नहीं होता है। लेकिन समस्या यह है कि क्या विलंबित न्याय का अब भी कोई अर्थ है? जिन अच्छे लोगों को सताया गया उन्होंने न जाने कब तक कष्ट सहा, उनका जीवन पहले ही बर्बाद हो सकता है, जबकि बुरे लोग अभी भी बहुत लंबे समय तक इससे बच सकते हैं। न्याय में देर क्यों होनी चाहिए? क्या ये तुरंत नहीं आ सकता? मुझे लगता है कि ब्लैक नाइट बुचर वह न्याय है जो तुरंत आता है। वास्तव में मिस्टर गो, आप नहीं जानते, मैं ऊपर से बहादुर दिख सकता हूँ लेकिन वास्तव में मैं पूरी तरह से काय हूँ।
उस रात जंगल में जब उस ठग ने मेरे गले पर चाकू रखा तो मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सका। जब वह मेरा अपमान करना चाहता था, मैं पहले से ही मौके पर ही आत्महत्या करने के लिए तैयार थी। अगर न्याय में देर हो गई होती तो शायद मैं अब यहाँ नहीं होता। लेकिन ब्लैक नाइट बुचर वास्तव में समय का पाबंद था। उसे बिल्कुल भी देर नहीं हुई। उसने झटके से उस आदमी का सिर काट दिया। अब इसके बारे में सोचते हुए ये थोड़ा डरावना है, लेकिन यह वास्तव में संतोषजनक था। हे। ये कहते हुए मैं थोड़ा बुरा नहीं कह रहा हूँ, है ना? दोनों धीरे धीरे परिचित हो गए। सु चेंगचेंग ने भी काफी बातचीत की। दरअसल गुयांग उस रात पास ही था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि उस समय सु चेंगचेंग कितना डरा हुआ और असहाय था। उसने सेब का एक टुकड़ा लेने के लिए अपना मुंह खोला जो सु चेंगचेंग ने उसे दिया था और धीरे धीरे उसे चबाया। ये देखकर कि वह कुछ नहीं बोला, सु चेंगचेंग ने फिर पूछा, मिस्टर गो, आप ब्लैक नाइट बुचर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको उम्मीद है कि प्रवर्तन ब्यूरो के लोग उसे पकड़ लेंगे? शायद आप ऐसी आशा करते हैं, क्योंकि लियू ताओ ने हमेशा आपको एक संदिग्ध के रूप में माना है। यदि ब्लैक नाइट बुचर पकड़ा जाता है तो शायद आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। गुयांग ने हंसते हुए कहा, आप मुझे क्या समझते हैं? मैंने बस थोड़ा सा अन्याय सहा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लोगों को मारकर ब्लैक नाइट बुचर जो जोखिम और दबाव झेलता है वह मुझसे कहीं अधिक है। चूंकि आप सोचते हैं कि उसने जो किया वह न्याय का कार्य था, तो मेरे लिए इस उचित कारण के लिए थोड़ा सा दबाव साझा करना ही सही लगता है। इसके अलावा क्या तुम भूल गए हो, उसने मेरी बहुत मदद भी की थी। उसने सबसे पहले जिस व्यक्ति को मारा वह मेरी प्रिय पत्नी थी। सु चेंगचेंग ने तुरंत उसके माथे पर थप्पड़ मारा। मेरी याददाश्त देखो, मैं वास्तव में इसके बारे में भूल गया था। अगर ऐसा है तो ब्लैक नाइट बुचर को हमारा साझा हितैषी माना जाना चाहिए। सु चेंगचेंग ने खुशी खुशी गुयांग को फल खिलाया। ब्लैक नाइट बुचर पर अपने विचारों के बारे में लगातार बातें करते हुए ज्यादातर उसकी प्रशंसा की। ये स्पष्ट था कि यह लड़की वास्तव में ब्लैक नाइट बुचर की आभारी थी। हालांकि गुयांग के लिए सु चेंगचेंग को उसके सामने उसकी प्रशंसा सुनना अभी भी थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, सु चेंगचेंग ने अचानक अपना सिर घुमाया और गुयांग से कहा, मिस्टर गो, मैं आपको बताना लगभग भूल गया था, मैंने आपसे संबंधित कुछ करने की स्वतंत्रता ली है। मुझे नहीं पता कि आप नाराज होंगे या नहीं। गुयांग थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, यह क्या है? सु चेंगचेंग ने हंसते हुए कहा, क्या वे अन्याय के बारे में बात करने के लिए उस ब्लैक नाइट बुचर फोरम के नीचे सक्रिय रूप से संदेश नहीं छोड़ रहे हैं? मैं ऊब गया था, इसलिए मैंने भी एक पोस्ट बनाई, आपकी स्थिति के बारे में बात की मिस्टर गो, और फिर लियू शाओयू की जानकारी पोस्ट की। वह आदमी ही अपराधी है जिसके कारण तुम्हें अपाहिज होना पड़ा। हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। गुयांग ने हंसते हुए कहा, क्या आप असंभव की मांग नहीं कर रहे हैं? ये लियू शाओयू वर्तमान में प्रवर्तन ब्यूरो में बंद है। ब्लैक नाइट बुचर चाहकर भी उसे नहीं मार सकता। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले इसकी रिपोर्ट करूंगा और लाइन में लगूंगा। इसके अलावा क्या होगा अगर उस लियू शाओयू में बाहर निकलने की कुछ क्षमता हो? इस तरह के खलनायक जो पूरी तरह से दुष्ट होते हैं, उनके पास कई घृणित तरीके होते हैं। आप उन्हें कम नहीं आंक सकते। मिस्टर गो, मैंने जो किया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप यह नहीं सोचेंगे कि मैं व्यस्त व्यक्ति हूँ? क्या आप ऐसा सोचेंगे? गुयांग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं? इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें अपने कार्ड से 3000 युआन और दूंगा। इसे लो और उस पोस्ट को पिन करो। जब हमारे पास पैसा है तो हमें कतार में क्यों लगना चाहिए? हमें बस लाइन कार्ड देनी चाहिए। सु चेंगचेंग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। ये समझ में आता है। आप अमीर लोगों का सोचने का तरीका वास्तव में हम आम लोगों से अलग है। कतार में मेरे पैर। मैं इसमें श्री गु की थोड़ी मदद करूंगा। अगर हम सफलतापूर्वक लाइन काट सकते हैं तो ये 3000 युआन अच्छी तरह खर्च होंगे। जब दोनों एनिमेटेड बातें कर रहे थे तभी बाहर से दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मिस्टर गु, क्या मेरे लिए अंदर आना और आपकी जांच करना सुविधाजनक है? सु चेंगचेंग चौंक गई और उसने तुरंत अपनी टोपी और जैकेट पहन ली जो उसने उतार दी थी। अरे नहीं, निर्देशक फैंग यहाँ हैं। जल्दी से देखो मेरी टोपी सीधी है या नहीं। बाद में आपको निर्देशक फैंग के सामने मेरे बारे में कुछ अच्छे शब्द कहने होंगे। यह मेरे वेतन से संबंधित है। गुयांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं अवश्य तुम्हारी बहुत प्रशंसा करूंगा। अंदर से जवाब देने के बाद सु चेंगचेंग ने जल्दी और सावधानी से दरवाजा खोला। फैंग यानजी 2 सहायकों और कुछ चिकित्सा उपकरणों के साथ द्वार पर खड़े थे। सु चेंगचेंग पर नजर डालने के बाद फैंग यानजी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। नत्सु भी यहाँ है। आपने इस दौरान वास्तव में कड़ी मेहनत की है। सु चेंगचेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मिस्टर गु बहुत अच्छे हैं और उनकी देखभाल करना आसान है। गुयांग भी हंसे और कहा, नत्सु एक बहुत ही उत्कृष्ट युवा महिला है। उसके यहाँ मेरी देखभाल करने से मेरे मूड में हर दिन काफी सुधार हुआ है और मुझे लगता है कि मेरा शरीर हर दिन प्रगति कर रहा है। अगर मैं वास्तव में बेहतर हो जाऊं, निदेशक फैंग कृपया नत्सु को बढ़ावा देना न भूलें। फैंग यानजी अपने सहायकों के साथ गुयांग के बिस्तर के पास गए। स्वाभाविक रूप से जब तक श्री गु संतुष्ट हैं, मैं अगले 3 वर्षों के लिए उनके लिए उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार आरक्षित रखूंगा। चेक करते समय दोनों ने भौतिक डेटा की विस्तार से जांच करना शुरू कर दिया। इस समय गुयांग को थोड़ा घबराहट महसूस हुई क्योंकि उसके हाथ वास्तव में ठीक हो गए थे, लेकिन वह अभी तक इसे प्रकट करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कुछ भी कहने से पहले 1 या 2 दिन इंतजार करने की योजना बनाई। उन्हें नहीं पता था कि निदेशक फैंग इसका पता लगा पाएंगे या नहीं। लगभग 10 मिनट बाद विस्तृत परीक्षाओं की एक श्रृंखला के बाद फैंग यानजी ने अपने हाथ में मौजूद डेटा रिपोर्ट को देखा और कहा, अद्भुत मिस्टर गु, आपके शरीर की रिकवरी गति मेरी कल्पना से कहीं अधिक है। कल की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मैंने पाया है कि आपके हाथों की नसें और मांसपेशियां लगभग ठीक हो गई हैं। क्या आपके हाथों में अभी भी कोई संवेदना नहीं है? एक पल सोचने के बाद गुयांग ने उत्तर दिया, कभी कभी ऐसा लगता है कि वे कुछ महसूस करने में सक्षम हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने हाथों को नियंत्रित नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता कि क्या ये सिर्फ मेरा अपना भ्रम है। ये सुनने के बाद फैंग यानजी ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि हाथों में कुछ सूक्ष्म न्यूरॉन्स अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, या शायद श्री गु ने मनोवैज्ञानिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया है। लेकिन इसके आधार पर मिस्टर गु के हाथों का ठीक होना अब केवल समय की बात है। ईमानदारी से कहूं तो मिस्टर गु, हालांकि मैं अपनी टीम के साथ हर दिन आपके बारे में विस्तृत डेटा जांच करता हूं और पाता हूं कि आपकी शारीरिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अब तक मेरी टीम और मैं अभी भी यह नहीं समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह एक देवदूत के आशीर्वाद की तरह है। गुयांग हल्के से मुस्कुराए और बोले, शायद किताबें अक्सर यही कहती हैं, अच्छे कर्मों का फल मिलता है। डेटा एकत्र करने के बाद फैंग यानजी ने गुयांग से कहा,
आज आपके सहयोग के लिए धन्यवाद श्री गो। मेरे पास अभी भी काम करने के लिए परियोजनाएं हैं और मुझे इनपुट के लिए अभी प्राप्त डेटा को तुरंत वापस लेने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें आगे परेशान नहीं करूंगा। मुझे आशा है कि मिस्टर गू जल्द ही ठीक हो जाएंगे। समझ गया निदेशक फैंग, कृपया आगे बढ़ें और व्यस्त रहें। मेरे शरीर की इस हद तक रिकवरी आपकी चिकित्सा देखभाल के लिए बहुत धन्यवाद है। आप बहुत दयालु हैं। क्या श्री गू ने ये स्वयं नहीं कहा, अच्छे कर्मों का फल मिलता है। ये सब आपका अपना सौभाग्य है। गू यान को दिन ब दिन बेहतर होते देख फैंग यानजी भी बहुत खुश थे। कमरे से बाहर निकलने के बाद सु चिंग चिंग तुरंत मुस्कुराए और गू यान को थम्स अप दिया। श्रीमान गू, मैं सचमुच आपका बहुत आभारी हूँ। निर्देशक फैंग के ये कहने से मुझे अगले 3 वर्षों के लिए उत्कृष्ट कर्मचारी मिल सकते हैं। ये सब बोनस राशि है। जब मेरे पैसे आ जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें एक बड़ा भोजन खिलाऊंगा। कोई बात नहीं, समय आने पर मैं सबसे शानदार 5 सितारा रेस्तरां चुनना चाहता हूँ। ओह चलिए मिस्टर गो, असल में मेलाटांग खाना भी काफी अच्छा है। क्या उन्होंने ऑनलाइन नहीं कहा था कि आपको उस लड़की की कद्र करनी चाहिए जो आपके साथ सड़क किनारे मेलाटांग खाने को तैयार है? कौन सा 5 सितारा रेस्तरां? ये सब सिर्फ IQ टैक्स का भुगतान करना है। अध्याय 30, लियू शाओयू जेल से बाहर है। दोपहर 12 बजे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति धीरे धीरे प्रवर्तन ब्यूरो में दाखिल हुआ। उनका स्टाइलिश साइड पार्टेड हेयर स्टाइल था। उन्होंने सोने की रिम वाला चश्मा पहना था, एक ब्रीफकेस रखा था, लंबा कद था और एक फिटिंग सूट पहना था, जैसे कोई सज्जन विदेश से पढ़ाई करके लौटे हों। हालांकि जैसे ही लियू ताओ ने उसे देखा, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। हालांकि वह इस समय छुट्टी पर थे, लेकिन अपने काम के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें प्रवर्तन ब्यूरो के अंदर रहने पर जोर दिया। उसने उसे एक नजर में पहचान लिया। जो व्यक्ति आया वह खलनायकों के लिए विशेष प्रसिद्ध वकील था, वकील वेन मुली। जब कानूनी विशेषज्ञता की बात आती है तो यह वकील वेन मुली निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से एक है। लेकिन इस आदमी के इरादे बुरे थे। वह कभी भी अच्छे लोगों का बचाव नहीं करते थे और विशेष रूप से बुरे लोगों को तथ्यों को विकृत करने में मदद करना पसंद करते थे। निस्संदेह ऐसा करने से उन्हें जो आय प्राप्त हुई वह सामान्य वकीलों से 10 गुना अधिक थी। ऐसा कहा जाता था कि उनके पास हर बड़े शहर में निजी तौर पर एक विला है। इससे उनकी फिजूल खर्ची का पता चलता है। यहाँ तक कि प्रवर्तन ब्यूरो के सभी लोग इस आदमी से पूरी तरह नफरत करते थे, फिर भी वे उसके बारे में कुछ नहीं कर सके। लियू ताओ ने उसे घूरकर देखा। वकील वेन मुली, इस बार यहाँ आकर आप कौन सा बुरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपने दिमाग का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए नहीं कर सकते? इतनी महान योग्यता के बावजूद आप समाज के हित के बारे में क्यों नहीं सोचते? वकील वेन मुली ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, कैप्टन लियू, ऐसा लगता है कि आपके मन में मेरे प्रति बहुत अधिक शत्रुता है। लेकिन आप भी उन अन्य लोगों की तरह ही छिछले हैं। क्या सही है और क्या बुरा? यह महज सापेक्ष है। भले ही दूसरा पक्ष खलनायक हो, फिर भी उन्हें कानून का संरक्षण प्राप्त है ना? लियू ताओ उसके साथ शब्द बर्बाद करने से परेशान नहीं हो सकते थे, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि जब बात करने की बात आती है तो उनके 10 शब्द मिलकर भी इस वकील वेन मुली का ये थी आज की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम इस यूनिवर्स के और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू कहानी यूनिवर्स।